Okay, Ji. So these are contents of today's lecture. अनाउंसमेंट में कोई ख़ास अनाउंसमेंट नहीं है आप लोगों की, और वी विल स्टार्ट फ्रॉम रिप्रोड्यूसिंग फार्मूला, जो कि हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं, लेकिन ये कि हम इसको दोबारा रिविजिट करेंगे कि देन वी विल टॉक अबाउट पार्सेवल थ्योरम्स। इसको भी हमने थोड़ा सा जो है पहले डिस्कस किया है, बट वी विल सी कि हम किस रेफरेंस से इसको डिस्कस कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जो है वी विल टॉक अबाउट इनर प्रोडक्ट, थोड़ा सा अगेन रिविजिट करेंगे विद रेफरेंस टू एरर वगैरह। जब हम इनर प्रोडक्ट ले रहे होते हैं सिस्टम के केस में, तो एरर वगैरह किस तरह से इंट्रोड्यूस हो सकता है। और उसके बाद जो ये फिफ्थ वाला पॉइंट है, दिस इज़ एक्चुअली एक नया टॉपिक। तो हम नया टॉपिक तो ये सारे के सारे नए हैं, लेकिन ये कि इन टॉपिक्स की बेस पे वी विल स्टार्ट अ काइंड ऑफ अ बिग चंक ऑफ आर कोर्स, जो कि आखिरी आप समझ लें कि जो हमारे कोर्स का मेन वो है पार्ट है विद रेफरेंस टू लीनियर अलजेब्रा। उसके बाद जो है आखिर के 1-2 हफ्तों में जो है मैं आपको प्रोबेबिलिटी भी करवाऊंगी। तो इसमें जो है लीनियर इनवर्स प्रॉब्लम वी विल सी कि हम बेसिकली जितना कुछ हम पीछे करते रहे हैं उनमें से बहुत सी चीज़ों का जो रीज़न ये है कि वी वर इंटरेस्टेड टू सॉल्व लीनियर इनवर्स प्रॉब्लम, एंड वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट लीनियर इनवर्स प्रॉब्लम, लेकिन हमने उसको इस टर्म को जो है वो प्रॉपरली पहले इंट्रोड्यूस नहीं किया था। तो वी विल सी के व्हाट डज इट मीन, एंड देन वी विल टॉक अबाउट ओवर डिटर्मिन एंड अंडर डिटर्मिन सिस्टम्स, अगर हमारे पास जो है वो टाइम बचता है। And in future we will be talking about these two kind of system a lot. Okay, announcement में again I would advise you कि आप सब लोग जो हैं वो क्लास में पार्टिसिपेट किया करें, ताकि थोड़ी सी जो है वो इंटरेस्टिंग सी क्लास हो जाए। और दूसरी चीज़ ये कि क्विज़ अभी फ़िलहाल तो है नहीं, लेकिन ये कि क्विज़ में जो है आप लोगों को कैमराज वगैरह ऑन करने की ज़रूरत होनी चाहिए। ओके, एनीवे, सो रिप्रोड्यूसिंग फार्मूला अगर आपको याद हो, व्हाट वी एक्चुअली टॉक्ड अबाउट, किसी को याद है रिप्रोड्यूसिंग फार्मूला के हमने किस रेफरेंस से बात की थी? अगर लास्ट टाइम जो हम बात कर रहे थे, अगर हम उसको थोड़ा सा रिकैप कर लें रिप्रोड्यूसिंग फार्मूले में जाने से पहले, तो हम किस चीज़ की बात कर रहे थे लास्ट टाइम? एक्चुअली वी टॉक्ड अबाउट ऑर्थो बेसिस, राइट? हमने जो है वो ऑर्थो बेसिस की बात की थी, जिसमें हमने ऑर्थो बेसिस मींस के हमारे पास जो बेसिस वेक्टर्स हैं उनको हमने कहा था कि वो ऑर्थोनॉर्मल हैं, कि एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हैं, और उनका जो नॉर्म है वो यूनिट या 1 के इक्वल है। और इसके अलावा जो है हमने ग्राम श्मिट के थ्रू जो है वो शिमिट के थ्रू देखा था कि ऑर्थोगोनलाइज अगर हमारे पास डिफरेंट जो वेक्टर्स हैं और बेसिस वेक्टर्स हैं, अगर वो ऑर्थोगोनल नहीं है तो ग्राम शिमिट के थ्रू जो है वो हम उनको ऑर्थोगोनलाइज भी कर सकते हैं। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट सम स्टैंडर्ड ऑर्थो बेसिस, जिसका हमने ये कहा था कि जो अगेन आप लोग जिनको ऑलरेडी पढ़ते हैं और जिनकी बेसिस पर पूरे का पूरा जो है वो ब्रांच ऑफ सिग्नल प्रोसेसिंग है जो कि बेस करता है, और उसमें से हमने 2 एग्जांपल्स की बात की थी। वी टॉक्ड अबाउट डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म के जो बेसिस फंक्शंस थे वो एक्सपोनेंशियल ले लें, साइन को साइन अगर हम ले लें तो दे फॉर्म एक्चुअली ऑर्थो बेसिस, and they are standard ortho basis। और standard ortho basis हम इसलिए कहते हैं because these are the basis जिसके जो कि standard में exist कर रहे हैं। these are not something जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं by taking different vectors, and दे आर ऑर्थोगोनल, एंड बल्कि ऑर्थोनॉर्मल है। एक तो हमने इसकी बात की थी और दूसरे हमने सिंक फंक्शन की बात की थी। अच्छा, एक जो चीज़ हमने याद रखनी है यहाँ से वो ये कि इन दोनों, जिस तरह फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट सिंक फंक्शन, तो सिंक यानी जिस भी हम बेसिस सेट की बात करते हैं, हमें वैसे भी पता है कि बेसिस सेट का बेसिस होना इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा है कि व्हाट इज़ द अंडरलाइंग स्पेस, वेक्टर स्पेस जिसकी हम बात कर रहे हैं, या सब स्पेस जिसकी हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल है डिस्क्रीट, तो अब वो एक्सपोनेंशियल्स वुड बी फॉर्मिंग ऑर्थो बेसिस ओनली फॉर द वेक्टर स्पेस जो कि पीरियोडिक हमारे पास जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन का वेक्टर स्पेस है, या डिस्क्रीट भी लेकिन कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर हम डिस्क्रीट की बात करें या कंटिन्यूस की बात करें, इट डजेंट मैटर
मैटर, दोनों केसेस में हमारे पास एक्सपोनेंशियल होते हैं और दोनों केसेस में दे फॉर्म द ऑर्थो बेसिस, बट दे फॉर्म द ऑर्थो बेसिस फॉर सर्टन टाइप ऑफ फंक्शन। सिमिलरली सिंक फंक्शन की हमने जब बात की थी तो दे वर फॉर्मिंग ऑर्थो बेसिस फॉर इंटरपोलेशन ऑफ द सिग्नल्स जिनको हमने सैम्पल किया हुआ था, एंड वी अस्यूम के जो सैम्पल थे दे वर एक्चुअली टेकन बाय फॉलोइंग द नाइक्विस्ट क्राइटेरिया। यानी इन अदर वर्ड्स, मतलब मैं ज़ाहिर डीएसपी आपको नहीं पढ़ाऊंगी, नाइक्विस्ट क्राइटेरिया वगैरह या तो आप पढ़ चुके होंगे या पढ़ेंगे डीएसपी में, लेकिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसका मतलब ये बनता है कि हमने सैम्पल्स इस तरह से लिए हैं कि रिकंस्ट्रक्शन पॉसिबल है। अगर मैं ये कह देती हूँ कि किसी चीज़ के जो है वो सैम्पल्स लिए गए, एक तो ये कि जब भी हम नाइक्विस्ट क्राइटेरिया की बात करते हैं वी ऑलवेज टॉक अबाउट बैंड लिमिटेड सिग्नल्स। बैंड लिमिटेड सिग्नल का मतलब ये होता है कि ये नहीं हो सकता कि फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी तक जा रही है, दे विल हैव सम फाइनाइट बैंडविड्थ। और नाइक्विस्ट क्राइटेरिया फॉलो करने का मतलब ये है कि मैं जो सैंपल ले रही हूँ वो बैंडविड्थ पे डिपेंड करते हुए इस तरह के सैंपल लिए जा रहे हैं कि दोबारा से उनसे सिग्नल जो है उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। अगर नाइक्विस्ट क्राइटेरिया फॉलो नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई, मैं उससे दोबारा से सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकती। बट व्हाट वी आर एक्चुअली लुकिंग हियर इज कि अगर आपने सैंपल्स लिए हैं जो नाइक्विस्ट क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए लिए गए थे, तो उनकी इंटरपोलेशन के लिए या उनकी रिकंस्ट्रक्शन के लिए सिंक वाज फॉर्मिंग सिंक शिफ्टेड सिंक जो है दे वर फॉर्मिंग स्टैंडर्ड ऑर्थो बेसिस। अब बेसिकली रिप्रोड्यूसिंग फार्मूले की अगर हम बात करते हैं तो रिप्रोड्यूसिंग फार्मूले में व्हाट वी एक्चुअली सॉ वाज के अगर आपको याद हो वी वर टॉकिंग अबाउट के लेट्स सपोज कि हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है S और एक सब स्पेस है T, और हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो P1 P2 से लेकर PM तक हमारे पास ऑर्थो बेसिस वेक्टर्स हैं जो कि ऑर्थो बेसिस बना रहे हैं, ठीक है। सो इन दैट केस मेरे पास अगर फर्ज करें कि एक वेक्टर जो है वो अगेन इस सिंपलेस्ट क्योंकि फिगर है तो हमेशा मैं यही बनाती हूँ, तो ये जो वेक्टर है एक्स, दिस इज इन वेक्टर स्पेस एस में है, और इसके बाद जो है ये इसका बेस्ट अप्रोक्सीमेशन है इन द सब स्पेस टी, एंड व्हाट वी आर सेइंग इज कि जो टी है इसको स्पैन हमारे पास ये पूरे के सारे सेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हम ये बहुत दफ़ा देख चुके हैं। सो व्हाट विल हैपन कि हमारे पास C1 P1 प्लस C2 P2 एंड सो फोर्थ, इन तमाम वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से हमें x हैट मिल रहा होगा, ठीक है। मगर एंड देन वी सॉ कि C1 C2 एंड CM को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, ग्रामियन लेना होगा, और वो सारी की सारी चीज़ें जो थी वो हमने बहुत डिटेल में करके देखी हैं। व्हाट वुड हैपन इफ दीज P1 P2 to PM आर ऑर्थोनॉर्मल? तो उस केस में आपके पास C1 किसके इक्वल आ जाएगा? कौन बताएगा मुझे कि अगर ये बेसिस वेक्टर ऑर्थोनॉर्मल हो जाते हैं तो उस केस में हमारे पास कंप्यूटेशन ऑफ द कोफिशिएंट बिकम वेरी इजी, और ये क्या बन जाता है? मैम इनर प्रोडक्ट्स होते हैं, जस्ट इनर प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है, x टाइम P1, ठीक है, एंड सिमिलरली C2 विल बी x P2, ठीक है। ये वाला जो है वो हम अगर आप लोगों को याद नहीं आता तो पीछे जो है वो लेक्चर में जहाँ हमने ग्रामियन वगैरह को डिस्कस किया था वहाँ हम इसको देख सकते हैं। तो इन अदर वर्ड्स x हैट वुड बी इक्वल टू x इनर प्रोडक्ट P1 टाइम्स P1 प्लस x inner product P2 times P2 and plus so and so forth x inner product PM times PM, ठीक है। अब अगर मैं ये कह देती हूँ लेट मी से कि मेरे पास बेसिकली T was not a subspace बल्कि T was exactly equal to S, ठीक है, कि मेरे पास जो ये हैं, सो व्हाट वी आर एक्चुअली सेइंग इज के लेट्स सपोज कि इसका नहीं है बल्कि मुझे पूरे का पूरा जो वेक्टर स्पेस है इटसेल्फ है उसका
बेसिस वेक्टर का सेट दिया गया है। तो व्हाट विल हैपन, इसका मतलब है कि नाउ बेसिकली इफ टी इज एक्स एस, तो इसका मतलब है कि एक्स हैट के बजाय आई कैन राइट एक्स एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स। ठीक है, बिकॉज ऑफ द रीजन कि मुझे सारी इन्फॉर्मेशन तो मौजूद है, आई डोंट हैव टू फाइंड द अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन में हमने क्या देखा है, हमेशा अप्रोक्सीमेशन में एरर तो आपके पास आ रहा होता है। ठीक है, एंड देयर आर सर्टेन केसेस के जिसमें हम, अगर हमारे पास सारे बेसिस वेक्टर हों तो उसके बावजूद हम एरर अफोर्ड करते हैं। वी विल टॉक अबाउट दिस थिंग इन अ बिट। लेकिन ये कि मगर लॉजिक जो है वो ये कहती है कि अगर आपके पास सारे के सारे बेसिस वेक्टर मौजूद हैं वेक्टर स्पेस के, तो इसका मतलब है कि बजाय इसके कि मैं किसी अप्रोक्सीमेशन को फाइंड आउट करूं, इट्स बेटर कि आई कैन हैव एग्जैक्ट सोल्यूशन। ठीक है, सो इन अदर वर्ड्स व्हाट आई कैन से इज कि मेरे पास x जो है that would be actually equal to this linear combination, और in other words हम इसको क्या कहते हैं, तो इसके लिए हम कहते हैं कि this is actually a formula which is called the reproducing formula for x, because it is giving me x in terms of its components। ठीक है, और ये देखें अब C1 क्या है, C1 will be the component in the direction of P1, तो अगर मैं इसको P1 कह देती हूँ and I am calling this as P2, तो इसका मतलब है कि C1 क्या है, C1 is the component in the direction of P1, C2 is the component in the direction of P2, and so forth। मेरे पास अगर m dimensions होते m डायरेक्शंस होती हैं, तो इसका मतलब है कि हर एक ही डायरेक्शन में मुझे कंपोनेंट जो है वो उसका मिल रहा है। इन अदर वर्ड्स ये फॉर्मूला जो है, दिस इज अ फॉर्मूला which is giving me, which is reproducing the vector x from its components, और फिर components निकालने के लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत है, वेक्टर x को उसके हर corresponding basis vector से multiply करने की ज़रूरत है। So this is actually what reproducing formula is। ये हमने पीछे भी किसी जगह पे जो है वो डिस्कस करके देखा था कि if we have t equal to s and we have all the basis vectors, जो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस वेक्टर्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं P1 से Pm तक, जो कि S के बेसिस वेक्टर्स हैं, then in that case we can write this x as the linear combination of all the p's itself। ठीक है, so and okay, so यहाँ पे इसको जो है वो जी, तो हम यहाँ पे जो है इसको दोबारा से जो है मेंशन करने का या दोबारा से रिविजिट करने का जो पर्पस है वो ये कि वी वुड लाइक टू सी कि जो हमने पिछली दफ़ा स्टैंडर्ड ऑर्थो बेसिस की बात की थी, तो उस केस में वी सॉ वन थिंग कि जो सिंक फंक्शन है या जो आपके पास एक्सपोनेंशियल्स हैं वो फोरियर वो बेसिस बना रहे हैं, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बना रहे हैं फॉर सर्टेन डिफरेंट काइंड ऑफ सेट ऑफ फंक्शंस, कंटिन्यूअस फंक्शन या डिस्क्रीट की, अगर हमने एग्जांपल कंटिन्यूअस में की थी बट इट कुड हैव बीन डिस्क्रीट आल्सो। लेकिन द थिंग इज कि अब हम क्या देखना चाह रहे हैं, अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास ऑर्थो बेसिस जो फंक्शंस हैं वो मौजूद हैं, स्टैंडर्ड ऑर्थो बेसिस फंक्शन जो कि हमने पिछली क्लास में जिनकी बात की थी, विच वर सिंक फंक्शन या जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो क्या उस केस में कैन वी राइट एक्स in terms of this thing, या in other words what we are trying to see is कि ये जो x and p k है इससे क्या हमें कोफिशिएंट्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। ठीक है, और अगर आपको याद हो, आप लोगों ने अगेन जब फोरियर सीरीज पढ़ी थी, मुझे सिंक फंक्शन का तो इतना आइडिया नहीं है कि आपने डीएसपी में कितना डिटेल में सिंक की इंटरपोलेशन और ये सारा कुछ पढ़ा था, लेकिन जब आपने फोरियर सीरीज पढ़ी थी तो उस केस में यू हैड एक्चुअली टू इक्वेशंस। ठीक है, एक कौन सी इक्वेशन होती थी, एक को कहते थे सिंथेसिस इक्वेशन और दूसरे को कहते थे एनालिसिस इक्वेशन। दोनों इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता था, कुछ याद है? या अभी भी तो पढ़ी होगी फोरियर सीरीज या फोरियर ट्रांसफॉर्म। चलें सीरीज की अगर हम बात नहीं भी करते, ट्रांसफॉर्म की मैं बात ट्रांसफॉर्म की अगर हम बात कर लेते हैं, मतलब अभी तो खैर हम सीरीज की बात करेंगे, लेकिन लेट्स जस्ट अगर आपने सीरीज नहीं पढ़ी, या बताएं मुझे पढ़ी है कि नहीं पढ़ी अभी जब आप ADSP पढ़ रहे हैं, तो फोरियर सीरीज को टच किया है? जी मैं पढ़ रहे हैं अभी फोरियर सीरीज या पढ़ चुके हैं? मतलब पढ़ चुके हैं। पढ़ चुके हैं, ओके। सो मुझे ये बताएं कि अच्छा चलो फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा है, ठीक है। अच्छा, उसमें आपने दो फॉर्मूलाज पढ़े हैं ना, एक सिंथेसिस और एक एनालिसिस, राइट? या ये कि फोरियर ट्रांसफॉर्म और इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म?
जी मैम जो पढ़ा हुआ है, पढ़े सिंथेसिस है ना, इक्वेशन। पढ़े हैं ना, तो वो दोनों क्या डिफरेंस होता है दोनों में, मैम मतलब व्हाट इज व्हाट। एक हमें जी जी सी सर। के बता रहा होता है, एक हमें सीज के वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे थे, दूसरा हमें सिग्नल की कंपोनेंट्स बता रहा होता है एक्स ऑफ एन की, मतलब उसके कंपोनेंट्स। में ओके एक हम लगाते हैं पीरियोडिक सिग्नल के ऊपर, एक लगाते हैं हम ए पीरियोडिक सिग्नल के ऊपर। ओके ओके, चलें तो पीरियोडिक के ऊपर क्या लगाते हैं और ए पीरियोडिक के ऊपर क्या लगाते हैं। ये अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है, मैं आपसे फॉर्मूला नहीं पूछ रही, सिर्फ मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर मेरे पास एक फंक्शन एक्स ऑफ एन है तो मुझे फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या दे रहा होगा और इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या दे रहा होगा। मैम फोरियर ट्रांसफॉर्म से हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में आ जाएंगे और इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म से हम दोबारा टाइम डोमेन में आ जाएंगे। ओके ओके, तो अगर आपके पास, इसका मतलब है कि आप इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म से जो है वो हमें एक्स ऑफ ओमेगा मिल जाएगा या ई जे ओमेगा, आई एम नॉट श्योर कि आप कौन सी नोटेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है, और वी स्टार्ट विद एक्स ऑफ एन और हमें एक्स ऑफ ई जे ओमेगा मिल जाएगा। जबकि इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या होगा कि वी विल स्टार्ट विद एक्स ऑफ ई जे ओमेगा और यहाँ से जो है वी विल बी गेटिंग एक्स ऑफ एन बैक। अब जब हम एक्स ऑफ एन को हमें मिल रहा होता है वापस, तो एक्स ऑफ एन हमें किस फॉर्म में मिल रहा होता है, व्हेन मतलब जब आप इसको सॉल्व कर रहे होते हैं तो यू आर गेटिंग, यू हैव अ समेशन ऑफ जो हमारे पास जब आप फॉर्मूला आप अगर जब उसको समेशन या इंटीग्रेशन कुछ भी हो रही होती है ओवर सर्टन इंटरवल और आप एक्स ऑफ ई जे ओमेगा जो होता है उसको यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है, और उसके बाद क्या हो रहा होता है कि हमारे पास जो है जितने भी कंपोनेंट्स हैं, मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास जो ये वाला फर्ज करें कि एक्स ऑफ ई जे ओमेगा जो था इट वाज एक्चुअली इक्वल टू सम अल्फा 1 टाइम ई जे ओमेगा प्लस अल्फा 2 टाइम सम ई, लेट्स सपोज कि ये ओमेगा 1 है, ये ओमेगा 2 है, एंड सो फोर्थ। आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं बिकॉज हम फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात करें। फोरियर सीरीज होगा तो उनमें क्या डिफरेंस हो जाएगा कि ये ओमेगा 1 के बाद जो दूसरा है मतलब दे विल बी मल्टीपल ऑफ ईच अदर, हार्मोनिक्स के फॉर्म में होता है। बट द पॉइंट इज कि जब मैं एक्स ऑफ एन दोबारा लेना चाह रही हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो है जितनी भी फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे मौजूद थी उनके कॉरस्पॉन्डिंग उनकी सबकी कंट्रीब्यूशन अलग अलग मुझे मिल रही होगी, जिसके बाद जब मैं उनको सम अप करूंगी तो मुझे पूरा एक्स ऑफ एन मिल रहा होगा, ठीक है। या इन अदर वर्ड्स जो चीज़ अभी आप में से किसी और ने कही थी कि जी एक में सी केस निकाल रहे होते हैं, अब सी केस अगर आप बात करते हैं तो वो फोरियर सीरीज की बात होती है। फोरियर सीरीज में क्या होता है कि अगर मेरे पास जो है मैं एक्स ऑफ अगेन फोरियर सीरीज में अगर मैं एक्स ऑफ ई जे ओमेगा ले रही हूँ तो इसका मतलब इसमें और दोनों दूसरे में जो है फोरियर ट्रांसफॉर्म में डिफरेंस क्या है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म में अगर मेरे पास एक्स ऑफ ई जे ओमेगा जो है दैट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ सम कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। जबकि अगर फोरियर सीरीज की मैं बात करूं तो मेरे पास जो है वो डिस्क्रीट की फॉर्म में होता है जिसमें C1 C2 एंड सो फोर्थ जो है हमारे पास कुछ कोफिशिएंट्स जो है वो आ जाते हैं और उन कोफिशिएंट्स की आप कंट्रीब्यूशन जो है वो सब की सब जब आप एड अप कर रहे होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू दीज ईच एंड एवरी फ्रीक्वेंसी जब आप एड अप करेंगे और उसके बाद तो आपको एक्स ऑफ एन मिल रहा होगा। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि जब हमने एक साइड देख ली है कि एक साइड पर जो है आप एक्स ऑफ एन जो हमने पिछली दफ़ा देखा था वो हमने क्या देखा था कि आप एक डोमेन में, फॉर एग्जांपल अगर आप सैंपल्स की डोमेन में है वहाँ से कंटिन्यूस दोबारा से जो है वो जो सिग्नल के सैंपल्स दिए थे वहाँ वापस जा सकते हैं सिंक फंक्शन को एज अ बेसिस वेक्टर यूज करके, ठीक है। दूसरी चीज़ जो हमने देखी थी वो ये कि एक्सपोनेंशियल अगर हमारे पास मौजूद हैं तो उन एक्सपोनेंशियल को आप लेकर एंड देन यू कुड हैव दोज जो भी हमारे पास सिग्नल है उस सिग्नल के कोफिशिएंट उस सिग्नल के जो कंपोनेंट्स हैं वो एक्सपोनेंशियल को एज अ बेसिस वेक्टर लेकर हमने उस सिग्नल के जो है वो डिफरेंट हमने ये प्रूव किया था कि दे वर फॉर्मिंग द ऑर्थो बेसिस फॉर दोज स्पेसिफिक सेट ऑफ सिग्नल्स। अभी जो हम निकालने की कोशिश करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, कोई देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो कोफिशिएंट्स हैं जिनसे वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं या जो कोफिशिएंट्स हैं जो कि उनकी कंट्रीब्यूशन दे रहे होते हैं, how can we find those coefficients by using this formula, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने जो फॉर्मूला, यानी अगर मैं, मुझे ये पता है कि अगर लेट्स सपोज कि आई एम टॉकिंग अबाउट फोरियर सीरीज तो इसका मतलब है कि मैं क्या कह सकती हूँ, आई कैन से कि जी मेरा P1 जो है दिस इज ई जे सम ओमेगा 1, P2 जो है दिस इज ई जे 2
ओमेगा 1 बिकॉज ओमेगा 1 अगर मैं कह देती हूँ कि ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है एंड सो फोर्थ, या अगर फर्ज करें कि मैं इनको रिलेट नहीं कर रही, आई एम जस्ट सेइंग कि ये ई जे ओमेगा 1 है, देन इट इज ई जे 2 ओमेगा 2 है एंड सो फोर्थ, मेरे पास जो है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आई हुई हैं। तो इन दैट केस व्हाट वुड एक्चुअली हैपन इज कि अगर मेरे पास कोई भी सिग्नल है x, तो I should be able to write it as C1 P1 plus C2 P2 and so forth। अगर ये पीरियोडिक सिग्नल है और ये मेरे पास जो है वो उसके बेसिस वेक्टर्स हैं। तो अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम ये C's निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, because we have actually established this thing कि जो ये exponentials हैं they are forming orthonormal basis। ये तो हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। तो अगर ये orthonormal basis फॉर्म कर रहे हैं तो जो मेरे पास C's हैं I should be able to extract these C's by just multiplying any signal x with the corresponding with the corresponding basis vector। ठीक है, तो आपकी जो चीज़ आप लोगों ने DSP में ऑलरेडी कर चुके हैं, मगर DSP में आप बिल्कुल एक डिफरेंट रेफरेंस से कर रहे होते हैं। यू डोंट टॉक अबाउट दिस थिंग। DSP में जब आप करते हैं तो यू एक्चुअली हैव द फॉर्मूलाज फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, और हम ये कहते हैं कि जी वो फॉर्मूला लगाया तो टाइम से फ्रीक्वेंसी में चले गए, दूसरा फॉर्मूला लगाया तो फ्रीक्वेंसी से टाइम में आ गए। ठीक है, एंड अल्टीमेटली कर आप यही रहे होते हैं जो कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू सी इज के how can we extract the same information from linear algebra, because ये जो कोर्स है बेसिकली हमने देखा है कि we are doing linear algebra in this course, but we are doing signal processing using linear algebra, because हमने ये कहा है कि हमारे जितने सिग्नल्स हैं वो एज अ वेक्टर हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अगर हम उनको एज अ वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो जो चीज़ें हम वेक्टर्स के ऊपर कर सकते हैं वो हम सिग्नल्स के ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, सो these are actually very good examples के जो आपको रिलेट करवा सकती हैं इस पर्टिकुलर कोर्स को, या ये कि लीनियर अलजेब्रा को विद रियल लाइफ, जो कि हम सिग्नल्स की बात करते हैं, जो कि आप ऑलरेडी भी कर चुके हैं। सो लेट्स एक्चुअली वेरी क्विकली गो एंड सी। जी बोलो। मैम, जब हम बात करते हैं कि हम सिग्नल को एज ए वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? लेट्स से हमारे पास एक सिग्नल आ रहा है, इनपुट सिग्नल आ रहा है किसी चीज का, तो उसका वेक्टर रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है कि हम उसको क्या कोई ट्रांसफॉर्म करेंगे किसी और फॉर्म के अंदर, या किस तरह? जी, उसको देखिए, उसको वेक्टर में रिप्रेजेंट करने का जो है ना वो मतलब ये है कि आप किसी भी वेक्टर्स के ऊपर जितने ऑपरेशंस कर सकते हैं ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने एक वेक्टर स्पेस की एक डेफिनेशन पढ़ी थी, याद है आपको, शुरू में ही जहाँ से हमने वेक्टर स्पेस को स्टार्ट किया था, एंड वी सॉ कि अगर हमारे पास हमने किसी भी चीज़ को एज अ वेक्टर की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, तो उस वेक्टर, अगर हम कहते हैं कि एक वेक्टर है और वेक्टर स्पेस बन रहा है, तो उसमें ये सर्टन कंडीशंस हैं। फॉर एग्जांपल कि आपके पास जो है वो एंड अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट लीनियर वेक्टर स्पेसेस, हम लीनियर से बाहर जो है फिलहाल नहीं जा रहे। तो उसमें हमने क्या देखा था कि आपके पास जो है वो क्लोजर की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इसके अलावा जो है वो आपके पास जो है क्या था, वो था स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो उसके अंदर होना चाहिए, एंड देन इनवर्स होना चाहिए अंडर सर्टन ऑपरेशन, और सो एंड सो फोर्थ। What we are saying is, for example, अब यहाँ पे अगर मैं बात कर रही हूँ फोरियर सीरीज की, और इसीलिए एग्जांपल जो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं ना, कंटिन्यूस की खास तौर पे डिस्कस कर रहे हैं कि अगर मैं फर्ज करें फोरियर सीरीज की बात कर रही हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट एक्स ऑफ टी। अब अगर आप अपने स्टैंडर्ड वेक्टर्स के रेफरेंस से बात करें तो एक्स ऑफ टी इज नॉट अ वेक्टर, दिस इज अ फंक्शन, ठीक है, और इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, जो आपके पास इंफॉर्मेशन इस स्पेसिफिक कोर्स से पहले की थी, विच मीन्स के आपके पास जो है वो टी मौजूद है और इसको जो है वो आपने समहाउ इस तरह से करके लिख दिया। व्हाट वी आर सेइंग इज कि अगर इस फंक्शन, अब ये फंक्शन क्या है, दिस फंक्शन बिलोंग्स टू सम सेट, ठीक है, विच इज एनी सेट, के मतलब ये कंटिन्यूस फंक्शन है, लेकिन ये कंटिन्यूस फंक्शन कहीं ना कहीं से तो हमने उठाया है ना। व्हाट वी आर सेइंग इज कि अगर ये फंक्शन है
और इसके जैसे और फंक्शंस हैं जो कि हैं तो कंटिन्यूस फंक्शन, लेकिन अगर ये वही प्रॉपर्टीज होल्ड करते हैं, अगेन गो बैक टू द बिल्कुल इनिशियल जो हमारे पास जो भी हमने कॉन्सेप्ट वेक्टर स्पेसेस के पढ़े थे कि क्लोज है अंडर एडिशन और उसके बाद जो है इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है एंड सो फोर्थ, अगर वो तमाम की तमाम चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं इस सेट में जहां से हमने इस फंक्शन को उठाया था, तो व्हाट वी कैन से इज कि ये जो सेट है, despite of the fact that this set is actually the set of continuous function, what we can say is कि हमारे पास, यानी continuous को हमने किस तरह हम लिखते हैं, हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, let's suppose कि from A to B है, तो तो ये है तो आपके पास function, लेकिन या signal आप कह लें, ठीक है, continuous signal है, लेकिन because of the reason कि इसकी वो सारी की सारी properties hold कर रही हैं जो कि vector space के लिए hold करती हैं, तो I can say कि this signal is actually a vector also, ठीक है, और वेक्टर आल्सो जी जी बोलें मैम। इसमें फिर हम ये सपोजिशन ले रहे हैं कि अगर सिग्नल डिटरमिनिस्टिक है हमारे पास, डिटर्मिनिस्टिक, तो बेसिकली देखिए अगेन इट एक्चुअली नॉट नेसेसरली कि डिटर्मिनिस्टिक है कि यानी कि बिकॉज दिस इज नॉट अ डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। मैम अगर हमारे पास लेट्स से एक अननोन सोर्स से सिग्नल आ रहा है तो क्या उसको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए, जिस तरह हम कहते हैं कि हमारे पास वो सारे हमने कहा था कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और वो सारी प्रॉपर्टीज, वो हम किस तरह चेक करेंगे? ओके इट इज अ गुड क्वेश्चन, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर अननोन सोर्स से आ रहा है, फॉर एग्जांपल के अब जिस तरह से अगर फर्ज करें मैं इसी की बात कर देती हूँ, ठीक है, ये वाला सिग्नल जो है, लेट्स सपोज कि मैं ये जो सिग्नल कंटिन्यूस की बात कर रही हूँ, दिस इज एक्चुअली लेट्स सपोज कि दिस इज अ सिग्नल जो कि मैंने ब्रेन से लिया हुआ है एंड दिस इज एन ईईजी सिग्नल, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि व्हाट आई एम सेइंग इज मतलब हम जो कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अच्छा जी कंटिन्यूस फंक्शन था, अब ईईजी सिग्नल है, आई डोंट एक्चुअली नो कि इस ईईजी सिग्नल के अगर मैं सारे के सारे सेट लेती हूँ तो क्या इसका इन्वर्स भी इसमें एग्जिस्ट कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, ठीक है, बिकॉज द थिंग इज कि दिस इज नॉट डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल, दिस इज अ रैंडम सिग्नल जो कि मुझे नहीं पता कि हाँ इसका सोर्स जो है वो क्या है, लेकिन what we actually are doing is कि we are assuming कि अच्छा ये वाला जो है ना, मुझे इसके बारे में एक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं पता, बट ओके बाय जिसको कहते हैं ना कि हमारा जो नॉलेज है उससे हमें ये ज़रूर पता है कि अगर मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज को ऐड करती हूँ तो आई कैन जनरेट एनी सिग्नल, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आपके पास डिटर्मिनिस्टिक है या आपके पास जो है वो रैंडम सिग्नल है, ठीक है, लेकिन अगेन बट हाउ डू आई नो कि कौन से इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, क्योंकि हर फ्रीक्वेंसी तो इक्वली नहीं कंट्रीब्यूट कर रही, हर फ्रीक्वेंसी उसमें मौजूद भी नहीं होगी, तो इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आर सेइंग इज कि हम लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट अप्रोक्सीमेटिंग, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कह देती हूँ कि जी ये वाला जो सिग्नल है दिस इज नॉट अ पीरियोडिक सिग्नल, मगर मैं ये कहती हूँ कि नहीं मैं जो हूँ इसको एज अ सम ऑफ फंडामेंटल और हार्मोनिक से रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, ठीक है, या आई एम सेइंग कि जी मेरे पास जो ईईजी सिग्नल आ रहा है it has some periodicity available though it doesn't have a periodicity available, तो उसका क्या होगा, what I will do is कि मैं आपके पास जो भी फोरियर सीरीज की जो भी हमने बेसिस है हम उसके ऊपर उसके टर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, या what I can say is कि देखें this is actually द कंटिन्यूस फंक्शन का सेट है जो कि ईईजी का सिग्नल है, मैं इसका एक सब स्पेस ले लेती हूँ और मैं कहती हूँ कि जी सब स्पेस जो है ये बेसिकली सिर्फ पीरियोडिक सिग्नल्स हैं जो कि इसमें से होंगे, ठीक है, अब अगर मैं हर सिग्नल को इसके ऊपर अप्रोक्सीमेट कर रही हूँ तो वी हैव सीन के वी आर इंट्रोड्यूसिंग एरर, ये चीज़ तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, बट द थिंग इज कि इसका मतलब है कि वो एरर इसी वजह से आ रहा है कि मैंने एक डिटर्मिनिस्टिक चीज़ मैंने एक रैंडम सी चीज़ उठाई है एंड आई एम ट्राइंग टू फिट अ मॉडल जो कि मेरा डिटर्मिनिस्टिक तो खैर वो भी नहीं है बिकॉज ऑफ द रीज़न कि आपके पास ज़ाहिर है फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो पीरियड, लेकिन ये कि मैंने ए पीरियोडिक चीज़ उठाई है उसको मैं पीरियोडिक के ऊपर फर्ज करें वो कर रही हूँ, फिट कर रही हूँ, the thing is कि I am introducing error myself because of the reason कि I don't have any way of dealing with this thing, ठीक है, for the time being जो हम अभी बात कर रहे हैं, अदरवाइज आप देखेंगे कि जब आप आगे जब आप मतलब अगर आपने probability वगैरह पढ़ ली तो we will see कि we actually deal these signals in terms of
probabilistic models also. लेकिन again probabilistic model में भी for example अगर हम इसकी बात करते हैं कि जी this is a random variable है जिसको हमने define किया हुआ है, ठीक है. अभी तक मैंने कोई भी examples आपको random variable से relevant जो है वो नहीं दी है vector spaces की, because of the reason कि हमने probability पढ़ी नहीं है. आप लोगों को जो है वो अभी तक इस semester में या even मुझे लगता है किसी भी semester में जो है वो probability IST में आजकल जो है वो EEE डिपार्टमेंट में ऑफर नहीं हो रही. बट द थिंग इज कि रैंडम वेरिएबल्स जो हैं उनको भी वी कैन एक्चुअली, जो रैंडम सिग्नल्स हैं उनको भी वी कैन टेक एज द सेट ऑफ सम ब्रॉड वेक्टर स्पेस. अब उस केस में जब आप उसको अप्रोक्सीमेट करना शुरू करेंगे तो आप किसी सब स्पेस के अंदर अप्रोक्सीमेट करेंगे, ठीक है. या ये कि जिस तरह, बिकॉज अभी हमें रैंडम सिग्नल की इंफॉर्मेशन नहीं है तो आई कैन जस्ट से कि बेशक रैंडम है या नहीं है तो कंटिन्यूस ना, मैं इसको फोरियर सीरीज के फॉर्म में करूंगी. फॉर ईच एंड एवरी अप्रोक्सीमेशन यू आर इंट्रोड्यूसिंग सम एरर, ठीक है, जो कि हम इस्टेब्लिश कर सके. वो एरर कम है, ज़्यादा है, इट ऑल डिपेंड्स कि आपके पास कौन सा सब स्पेस है जिसकी इंफॉर्मेशन मौजूद है, ठीक है. सो दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड क्वेश्चन जो कि आपने पूछा है. बट द थिंग इज कि व्हाट वी आर सेइंग इज कि ये जो बेसिकली कोर्स हम पढ़ रहे हैं ना, दिस इज काइंड ऑफ मॉडर्न सिग्नल प्रोसेसिंग है. आप हम लोग तो अभी तक खैर सिग्नल प्रोसेसिंग को उसी तरह से पढ़ा रहे हैं, ओपनहाइम वाला या जो पुराना कॉन्सेप्ट है. लेकिन ये कि इन न्यू जो आपके पास सिग्नल प्रोसेसिंग कुछ जगहों पे पढ़ाई जाती है, बेसिकली मैंने जब PhD की थी तो मैंने ये वाला कोर्स जो था सिग्नल प्रोसेसिंग में पढ़ा था इन US, जो कि आपको मैं मैथ में पढ़ा रही हूँ. द रीज़न बीइंग कि इसमें जो कॉन्सेप्ट है इसके you can actually work with different kind of signals अगर आपको simply certain ways आ गए हैं to relate those signals with the vector. एक दफ़ा अगर उन signals को vector के domain में इसी तरह से जो है ये कर लिया कि these are actually vector which belong to some vector space, तो इसका मतलब है कि जो काम आप vectors पे कर सकते हैं you can do all of those things in the on the signals also. ठीक है. और ये जो एग्जाम्पल्स मैं बीच में लेकर आती हूँ ना, DSP से रेलेवेंट वगैरह की एग्जाम्पल्स जो होती हैं, उनका मकसद यही होता है कि वी आर जस्ट ट्राइंग टू सी कि देखें हमने जो है वो सिग्नल तो उठाया है, लेकिन बिकॉज उस सिग्नल को हमने देखा कि वो सिग्नल जो है वो जनरेट कहाँ से हो रहा था, जिस चीज़ से जनरेट हो रहा था, अगर उसको हम एज अ वेक्टर लेते हैं तो हमने देख लिया कि एक्सपोनेंशियल जो हमारे पास हैं, हमने लास्ट टाइम जिस तरह देखा था कि व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट फोरियर सीरीज, तो एक्सपोनेंशियल वर बेसिस वेक्टर. अब इससे पहले आपने एक्सपोनेंशियल को बेसिस वेक्टर के टर्म में नहीं पढ़ा होगा मोस्ट प्रोबेबली, जब आपने फोरियर सीरीज की भी बात की होगी. बट व्हाट वी सॉ लास्ट टाइम वाज कि अगर आप दो एक्सपोनेंशियल ले रहे हैं और उन दो एक्सपोनेंशियल का अगर इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं और उसके बाद उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो वी सॉ के दैट they are forming they are equal to 0 if the exponential have same they are equal to 1 if the exponential are same, otherwise they are 0. तो वहां से हमने कंक्लूड किया कि ये दो एक्सपोनेंशियल जो के बेसिस वेक्टर बना रहे थे फोरियर सीरीज के, दे आर एक्चुअली ऑर्थोनॉर्मल. एंड वी नो कि अगर वो ऑर्थोनॉर्मल है, वो इनर प्रोडक्ट के बाद हमें ये चीज़ दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि दे आर फॉर्मिंग बेसिस वेक्टर बिकॉज ऑफ द रीज़न कि हमने इस तरह का जो है, एंड दे आर फॉर्मिंग उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से एक पूरा का पूरा जो है वो क्या कहते हैं, जो हमारा पीरियोडिक सिग्नल है उसका पूरा सेट भी बन रहा है. तो इसका मतलब है कि लीनियर कॉम्बिनेशन वाली जो डेफिनेशन है वो हमें पता है, वी नो कि बेसिस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन से वेक्टर स्पेसेस बन रहे होते हैं. सो द थिंग इज कि वी आर जस्ट ट्राइंग टू एस्टैब्लिश द एनालॉजी बिटवीन द सिग्नल्स एंड द वेक्टर स्पेस. और रीज़न जो है वो सिर्फ ये है कि सिग्नल्स पे बजाय इसके कि आप अलग अलग डोमेन में जाके काम करना शुरू करें, यू वर्क ऑन द सिग्नल्स in just one domain जो कि linear algebra के domain है, because you know कि you can actually take those signals as a vector. लेकिन ये कि अगर वो as a vector आप नहीं ले पाते, अगेन हमने भी ये पहले भी ये चीज़ देखी थी कि अगर हमारे पास कोई ऐसे सिग्नल है, फॉर एग्जांपल अगेन इसी की मैं बात लेती हूँ, इफ़ आई एम श्योर कि जी हर सिग्नल का जो है वो EEG में, एंड आई एम श्योर आई नो कि इन्वर्सेस एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, कि तो इफ़ आई कैन क्लेम कि नहीं करते एग्जिस्ट इनवर्सेस, तो इसका मतलब है कि आई कैन नॉट से कि जी EEG के जो सिग्नल हैं दे आर फॉर्मिंग अ वेक्टर स्पेस. और जब मैं ये नहीं कह रही तो इसका मतलब है कि आई कैन नॉट अप्लाई दोज रूल्स जो कि लीनियर अलजेब्रा के हैं वो इसके ऊपर.
ओके, आई होप कि ये वो मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आंसर कर दिया, लेकिन ये किसने क्वेश्चन पूछा था, अब आपको थोड़ा क्लियर हुआ है या यू स्टिल कंफ्यूज? ओके, है किसने पूछा, किसने था, नाम बताएंगे जी? उस्मान मैम। उस्मान, अच्छा जी, अच्छा चलें खैर, अब लेट्स गो इन दिस स्लाइड। सो देखें, यही जिस तरह हमने अभी कहा है कि हम वी आर ट्राइंग टू एक्चुअली जस्ट सी के रिप्रोड्यूसिंग फार्मूला, ठीक है, विच इज़ दिस थिंग कि हमारे पास x जो है दिस इज एक्चुअली इक्वल टू समेशन ऑफ k फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सी के पी के, ठीक है, एंड बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, तो वी नो कि सी के वुड बी इक्वल टू x टाइम्स पी के। तो बेसिकली हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये जो सी x टाइम पी के है, इससे हमें वो कोफिशिएंट मिल रहे होते हैं जिनसे आपके पास, जिनके लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ आपके पास दोबारा x आ जाता है, ठीक है। पहली एग्जांपल जो है दिस इज एक्चुअली फॉर द केस ऑफ सिंक फंक्शन। अच्छा, आप सिंक फंक्शन में मुझे बताएं कि इफ़ आई वांट टू राइट, आप लोगों ने अगेन सैम्पलिंग अभी कर ली है या नहीं की है ADSP में? जी, ADSP तो सब लोग पढ़ रहे हैं ना, सैम्पलिंग की है कि नहीं की है? मैम स्टार्टिंग में नेक्विस्ट का हल्का सा टच किया था सर। अच्छा, अभी जो है वो प्रॉपरली आप लोगों ने नहीं की है सैम्पलिंग। अच्छा चलें, एनीवे लेट्स सपोज कि सैम्पलिंग नहीं भी की है, तो अगर मैं लेट्स सपोज कि मेरे पास अगर सैम्पल्स हैं मौजूद, ठीक है, किसी भी सिग्नल के, okay. और अगेन हम जो है इसको वो करना चाहते हैं, इससे जो है रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं सिग्नल, रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। तो जिस तरह सिंक इंटरपोलेशन की अगर हम बात करते हैं, तो व्हाट वी आर सेइंग इज कि हमारे पास, मैं सिंक जब लूँगी तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ये जहाँ जहाँ सैम्पल्स है ना वहाँ ये ज़ीरो से गुजरेगा, एंड देन एंड आई विल प्लेस वन सिंक एट एवरी सैम्पल के ऊपर, और फिर ये कि आपके पास जो है वो वैल्यूज़ जो है वो जो भी सिग्नल हमारे पास रिप्रोड्यूस हो रहा है वो इस तरह से हमें मिल जाएगा, जो भी सिग्नल मेरे पास था एक्चुअल में जो था, कि जो भी बीच की मिसिंग वैल्यूज थी वो मिल जाएंगी। नाउ द थिंग इज कि अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूँ ना, तो बेसिकली व्हाट एम आई डूइंग, आई एम एक्चुअली, जो मेरे पास x ऑफ n आ रहा है जो रिकंस्ट्रक्ट होके, मैं अगर इसको x r ऑफ n लिख देती हूँ, तो x r ऑफ n इज एक्चुअली इक्वल टू a k from माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। आप देखें क्या हो रहा है कि मैं सम किसको कर रही हूँ, आई एम मल्टीप्लाइंग, लेट्स सपोज कि दिस वाज माय फर्स्ट सैंपल 0 पे था, दिस वाज द सेकेंड सैंपल एट t, दिस वाज द थर्ड सैंपल एट 2t, दिस वाज द फोर्थ सैंपल एट 3t, एंड सो फोर्थ। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, आई एम एक्चुअली व्हाट आई एम डूइंग इन ऑर्डर टू रिकंस्ट्रक्ट दिस, कि आई एम एक्चुअली मल्टीप्लाइंग ईच सैंपल बाय अ सिंक फंक्शन, ठीक है। और कौन से सिंक फंक्शन से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, जो कि मैंने उसी सैंपल के ऊपर जिसको प्लेस किया हुआ है। सो इट मीन्स के आई एम एक्चुअली मल्टीप्लाइंग x ऑफ n t, where n can be anything from minus infinity to infinity with a sink which is again placed at the same location, कि आपके पास nt के ऊपर ही जो है वो सिंक को भी प्लेस किया गया। तो what we are actually, so इसका मतलब क्या है कि सिंक इज द बेसिस फंक्शन, सो दिस इज एक्चुअली p केस जो हमने लिखे हुए हैं, एंड दिस इज एक्चुअली द कोफिशिएंट। सो जो मेरे पास ये वाला फॉर्मूला है, I should be getting this by this formula. If I am claiming, not claiming, actually we have seen this thing last time, कि ये जो p केस हैं, they are forming ortho basis for दिस रिकंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने लास्ट टाइम देखा था कि अगर मैं सिंक 2 उठाती हूँ तो सेम सिंक जो है वो मल्टीप्लाई होके मुझे 1 दे रहे थे, और नॉट मल्टीप्लाई होके इनर प्रोडक्ट के साथ 1 दे रहे थे, और जो अगर डिफरेंट हम सिंक ले रहे थे तो वो इनर प्रोडक्ट के साथ 0 दे रहे थे, ठीक है। सो इसका मतलब है कि हमने ये तो इस्टेब्लिश कर लिया था कि ये सिंक फंक्शन आर फॉर्मिंग ऑर्थो बेसिस, एंड वी ऑलरेडी नो कि इन सिंक फंक्शन के लीनियर कॉम्बिनेशन से जो है वो हमें रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल मिल जाता है। नाउ व्हाट वी आर सीइंग इज कि हम अब जो हम आज देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि ये वाली जो चीज़ है कि अगर आपके पास ऑर्थो बेसिस हैं तो बाय डेफिनेशन यू शुड बी एबल टू कंस्ट्रक्ट x by this formula,
ठीक है, रिप्रोड्यूसिंग फार्मूला से। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये वाली जो चीज़ है, इज इट रियली गिविंग अस दिस x ऑफ nt। तो लेट मी गो बैक, और इसमें जो है वो दिस इज़ नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट कंप्यूटेशन। अगर आप पिछले वाला जो हमारे पास पिछली क्लास में जो हमने कंप्यूटेशन की थी उसको अगर हम जहन में रखते हैं, x ऑफ p के, अब p के हमारे पास क्या है, p केज आर एक्चुअली दीज सिंक फंक्शंस, ओके। और तो इसका एंड देन वी एक्चुअली सॉ कि ये अंडर रूट टी जो है इसको हमने मल्टीप्लाई किया था बिकॉज ऑफ द रीज़न कि दिस इज अ स्केलिंग फैक्टर। अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ टी को नहीं करूँगी ना, तो उससे भी ये तो नहीं होगा कि आपके पास ऑर्थोगोनैलिटी पे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये कि नॉर्मल हमारे पास जो वो सिंक फंक्शन नहीं रहेगा जिस तरह हमने डिफाइन किया हुआ है सिंक फंक्शन को। तो इस वजह से ये स्क्वायर रूट ऑफ टी हमने यहाँ पे ले लिया है। तो ये फॉर्मूला जो है, ये दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू दिस थिंग। तो व्हाट आई नीड टू प्रूव, व्हाट आई एम ट्राइंग टू प्रूव इज कि ये वाली जो चीज़ है, इज इट गिविंग मी x ऑफ एन टी, ठीक है। बिकॉज ये x ऑफ एन टी अगर मुझे दे देता है तो इसका मतलब है कि आई एम राइटिंग इट एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ as I am actually able to get the coefficient by this particular formula। तो इसमें अगेन मैंने वही चीज़ की है जो कि लास्ट टाइम हमने देखी थी कि ये जो चीज़ है, ये x p के जो है इसको सिर्फ सॉल्व किया हुआ है, इट शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल का साइन होना चाहिए एक, ठीक है। इसको मैं करती हूँ, तो ये इनर प्रोडक्ट है x का विद सिंक फंक्शन, ठीक है, सिंक ऑफ वट एवर जहाँ पे भी हमारे पास सिंक था। तो ये इनर प्रोडक्ट है, और वी नो कि अगर हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है तो उसको इनर प्रोडक्ट हम किस तरह डिफाइन करते हैं, वी डिफाइंड इट एज इंटेग्रल ऑफ बोथ द फंक्शंस, ठीक है। और इसके बाद जो है अगेन मैंने वही पार्सेवल थ्योरम लगाया हुआ है जिसमें हम टाइम डोमेन से फोरियर में जब जा रहे हैं तो एक्स ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है इसको मैंने लिया हुआ है एक्स ऑफ जे ओमेगा, ठीक है। और सिंक का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है, अगर आपको लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हमने किया था कि सिंक का बेसिकली जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो हमारे पास क्या होता है, अगर सिंक हमारे पास इस तरह से है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है दिस इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, विच इज़ फ्रॉम -π/t टू π/t। तो लेकिन ये कि शिफ्टेड सिंक्स हैं तो उसकी वजह से एक्सपोनेंशियल हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। और तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा बाय यूजिंग द पार्सेवल थ्योरम, एंड दिस होल थिंग, ये अगर मैं स्क्वायर रूट की को बाहर रखती हूँ और इस पूरे को मल्टीप्लाई करती हूँ, दिस होल थिंग इज अ फॉर्मूला ऑफ इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होने का क्या मतलब है कि दिस थिंग इज एक्चुअली इक्वल टू x ऑफ एन टी, ठीक है। कि आपके पास जो है इसको अगेन मैं फोरियर इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म या फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको नहीं करवाऊंगी बिकॉज ऑफ द रीज़न के वो आप लोग ऑलरेडी एक तो ADSB में कर चुके हैं, एंड दैट इज़ एक्चुअली नॉट, दैट इज़ एक्चुअली बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आर कोर्स, बिकॉज ऑफ द रीज़न के हम जो है वो सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि हाउ लीनियर अलजेब्रा में के रेफरेंस से जो है ये चीज़ें किस तरह से फिट हो रही होती हैं। लेकिन ये आप ज़ाहिर जाके जो है यू कैन एक्चुअली रीचेक कि दिस थिंग विड बी इक्वल टू, बिकॉज देखें ना फोरियर ट्रांसफॉर्म का एक्चुअली मैंने फिर भी फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मेरे पास इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या है कि इफ़ आई हैव एक्स ऑफ ई जे ओमेगा जो है वो मेरे पास एक्स ऑफ जे ओमेगा जो है मेरे पास, अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी है तो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म वुड बी इक्वल टू एक्स ऑफ जे ओमेगा ई रेज़ टू द पावर जे ओमेगा टी, और यहाँ एक चीज़ मैंने गलत की हुई है, इट शुड हैव डी ओमेगा ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि वो है। तो एंड देन लिमिट जो है वो वैसे तो इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होती है, लेकिन क्योंकि इसकी डोमेन जो है वो -π/t से π/t तक है, तो हमारे पास जो है ये इक्वेशन आ जाएगी। नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग, अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, ये इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म की इक्वेशन को विद दिस इक्वेशन कंपेयर करते हैं, तो यू कैन सी कि ये t के बजाय हमारे पास kt मौजूद है। So in other words, what is happening कि this thing is coming out to be x time kt, और in other words हमने जो है वो ये चीज़ प्रूव कर ली है कि this is actually equal to this x times p k is actually giving us this x of kt, which is
एक्चुअली सी के आप कह सकते हैं कि आपके पास जो है वो जो भी कोफिशिएंट है वो हमें यहाँ से मिल रहा है, विच इज़ समथिंग दैट वी एक्सपेक्टेड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द रीज़न कि हमने ये चीज़ लास्ट टाइम देखी थी कि दीज आर फॉर्मिंग द ऑर्थो बेसिस फॉर दीज फंक्शंस। और इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है फॉर फोरियर सीरीज़, मैं इसको नहीं करूँगी, इट इज़ एग्जैक्टली द सेम एग्जांपल कि इसमें भी हमने ये चीज़ प्रूव करनी है कि फोरियर सीरीज़ के जो हमारे पास बेसिस वेक्टर्स थे वो हमने देखा था कि एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में है। तो वी जस्ट नीड टू प्रूव कि अगर मैं कोई भी फंक्शन ले लेती हूँ एक्स ऑफ टी और इसका मैं इनर प्रोडक्ट लेती हूँ इसके साथ, ठीक है, इसका अगर मैं इनर प्रोडक्ट इसके साथ लेती हूँ तो आई शुड बी गेटिंग दिस शुड बी द सेम फार्मूला मुझे एंड में मिलना चाहिए जो कि फोरियर सीरीज कोफिशिएंट का फार्मूला होता है। ठीक है, ये आप लोग इसको खुद देख लीजिएगा, दिस इज़ नॉट समथिंग डिफ़िकल्ट, 2 लाइनों का है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने पीछे किया था। सो ये चीज़ करवाने का सिर्फ और सिर्फ ये भी, और इवन जो प्रीवियस वाला लेक्चर है वो करवाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि वी जस्ट वांटेड टू हैव द पैरेलल्स बिटवीन सिग्नल्स एंड वेक्टर स्पेस के जो आपने ऑलरेडी सिग्नल प्रोसेसिंग में चीज़ें की हुई हैं, अब हम उनको विद रेफरेंस टू लीनियर अलजेब्रा या वेक्टर स्पेस के फॉर्मूलाज के थ्रू उन्हीं चीज़ों को निकाल रहे हैं। एंड वी नो हमें जो है वो सिग्नल प्रोसेसिंग से ऑलरेडी वो फॉर्मूलाज पता है। नाउ वी आर सीइंग के हम लीनियर अलजेब्रा के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको यूज़ करके भी एग्जैक्टली वही रिजल्ट निकाल रहे हैं जो कि हम सिग्नल प्रोसेसिंग से निकाल सकते रहे, बिकॉज ऑफ द रीज़न के वी नो कि दीज एक्चुअली स्पेसिफिक टाइप ऑफ सिग्नल्स आर फॉर्मिंग वेक्टर स्पेसेस। ओके, नेक्स्ट हम पार्सेवल थ्योरम्स की बात करेंगे। और पार्सेवल थ्योरम्स में अगेन कोई मुझे बताएगा कि व्हाट इज मोस्टली द पर्पस ऑफ पार्सेवल थ्योरम, या नॉट पर्पस लेकिन व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड पार्सेवल थ्योरम। आप लोगों ने अगेन फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर कर लिया है तो उसमें पार्सेवल थ्योरम तो देखा होगा कहीं ना कहीं, राइट? मैम पार्शियल थ्योरम मैम कह रहा हूं एनर्जी इन टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन रिमेन्स कांस्टेंट, कि अगर हम कोई ऑपरेशन टाइम डोमेन करते हैं तो फ्रीक्वेंसी के डोमेन के अंदर भी हमारी एनर्जी सेम ही रहेगी। हाँ जी, तो और सेम रहती है, लेकिन सो व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग इज कि एनर्जी इज ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास जो लेट्स सपोज के अगर मैं डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात करती हूँ, ठीक है, कि मेरे पास जो सिग्नल है उसके हम डिस्क्रीट सिग्नल की बात करते हैं, तो मेरे पास एक्स ऑफ एन था और एक्स ऑफ एन से अगर हम एक्स ऑफ ई जे ओमेगा में गए हैं, ठीक है, या ये कि हमारे पास जो है पीरियोडिक सिग्नल की बात करते हैं, या चलें खैर ठीक है इसी तरह हम बात करते हैं, तो एक्स ऑफ एन जो था वो हमारे पास क्या था, एक्स ऑफ एन हैज़ डिस्क्रीट वैल्यूज, एक्स ऑफ ई जे ओमेगा क्या हो जाएगा, इट विल बी समथिंग कंटिन्यूस। ठीक है, इट इज़ फ्रॉम लेट्स सपोज के माइनस पाई से लेकर पाई तक जो है उनके पास ये वैल्यू आ रही है। बट पार्सेवल थ्योरम सेज इज, अभी जो उस्मान ने बताया है कि ही इज़ राइट कि व्हाट वी आर सेइंग इज कि अगर मैं ये एनर्जी ले लेती हूँ दिस साइड पे एनर्जी, आई नो कि दिस इज इक्वल टू एन एक्स ऑफ एन स्क्वायर फॉर एन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, किसी भी सिग्नल के अंदर जो टोटल एनर्जी है, इट वुड बी द सेम एज एनर्जी अगर मैं इसको इंटीग्रेट करती हूँ फ्रॉम माइनस पाई टू पाई एक्स ऑफ ई जे ओमेगा। सो इन अदर वर्ड्स व्हाट इज हैपनिंग इज कि एनर्जी जो टाइम वाले कंपोनेंट्स में थी इट इज बीइंग ट्रांसफॉर्म इन द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एनर्जी किसी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए या क्रिएट हो जाए। सो इट इज काइंड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट है कि आप जब एक ट्रांसफॉर्म से अगर एक ट्रांसफॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो आपकी डोमेन चेंज हो रही है, आपको इन्फॉर्मेशन डिफरेंट टाइप की मिल रही है, बट इट इज़ नॉट डिस्ट्रॉइंग एनी इन्फॉर्मेशन। तो एनर्जी एक ट्रांसफॉर्म डोमेन में थी वही दूसरे वाले में। तो यहाँ पे भी जो है व्हाट वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन पार्सेवल थ्योरम इज कि हमने ये देखा है कि हमारे पास अगर ऑर्थो बेसिस मौजूद हैं तो इन दैट केस व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इज कि ऑर्थो बेसिस के केस में, ओके लेट मी राइट अ बिट हेयर एंड देन फिर हम उस स्लाइड के ऊपर वापस जाते हैं कि अगर हमारे पास लेट्स सपोज कि एक वेक्टर स्पेस S है और इस वेक्टर स्पेस में मेरे पास दो वेक्टर्स हैं x एंड y,
ठीक है। अब हमने ये देखा है कि हमारे पास अगर जो वेक्टर स्पेस है उसमें अगर हमने इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया हुआ है, तो लेट्स सपोज कि मेरे पास ये वेक्टर स्पेस है और इसमें मैं अंडर बार जो है वो ऐसे इसलिए लिख रही हूँ कि दिस इज एन इनर प्रोडक्ट इन द स्पेस ऑफ in the space of these vectors या वेक्टर स्पेस के अंडर जो भी इनर प्रोडक्ट हम ले रहे हैं. What the Parseval theorem says in this case is कि this inner product will be the same as the inner product between the coefficient vectors of the corresponding coefficient vectors of the same x. यानी for example अगर मैंने जो है वो x जो था मेरे पास जो थे, ओके लेट्स सपोज कि मेरे पास जो बेसिस वेक्टर्स थे दे वर p1 p2 से लेकर pkm तक बेसिस वेक्टर्स हैं, ठीक है. एंड वी आर अगेन अस्यूमिंग कि मेरे पास जो है वो दे आर ऑर्थो नॉर्मल बेसिस वेक्टर. तो इसका मतलब है कि मैं x को कैसे लिख सकती हूँ. अभी हमने देखा है कि x कैन बी रिटन एज सम अल्फा 1 p1 प्लस अल्फा 2 p2 plus and so forth alpha m pm, ठीक है. या in other words मेरे पास again it is going from some n from 1 to m मैं कर देती हूँ या k from 1 to m कर देती हूँ and this is alpha k pk, ठीक है. अब आप देखें इन तमाम अल्फाज से I can have a vector alpha which is equal to alpha 1, alpha 2 and so forth. जितने मेरे पास बेसिस वेक्टर थे उतने ही मेरे पास अल्फाज कोफिशिएंट्स भी आएंगे ना जिनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बन रहा है. And same thing will be true for y also. I can write this y as some beta 1 p1 plus beta 2 p2. Beta itself जो है these are scalars. And then some beta maybe n तक जा रहा हो. This should be some beta n. Sorry beta फिर मैंने हाँ beta n and p या beta m p m sorry क्योंकि दोनों सेम ही है ना वेक्टर स्पेस, ठीक है. तो I can have this beta vector as beta 1 बीटा 2 से लेकर बीटा m तक. सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि अगर मैं ये वेक्टर्स लेती हूँ कोफिशिएंट के वेक्टर्स लेती हूँ, ठीक है, और इनका अब मेरे पास जो वेक्टर स्पेस में इनर प्रोडक्ट है दिस इनर प्रोडक्ट जो है इट विल बी इंड्यूसिंग सम नॉर्म. तो अगर मैं इन दोनों जो भी मेरे पास कोफिशिएंट वेक्टर्स हैं उनका मैं नॉर्म ले रही हूँ अंडर दिस वेक्टर स्पेस जो भी नॉर्म डिफाइन हो रहा है, या दूसरी साइड में मैं दोनों वेक्टर्स का आपस में इनर प्रोडक्ट ले रही हूँ, बोथ ऑफ देम विल बी गिविंग मी द same things. And this theorem is important because of the reason कि देखें x और y जो है जिस तरह अब x और y और अल्फा बीटा में डिफरेंस क्या हो सकता है. फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि अगेन मैं x और y की वेक्टर स्पेस जिसकी मैं बात करती हूँ, लेट्स सपोज कि मैं वेक्टर स्पेस जो है आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेक्टर स्पेस विच इज एक्चुअली द वेक्टर ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन बिटवीन सम 0 से 1 तक कर देते हैं हम, ठीक है. तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो x है that would be again a continuous function and y जो है this will again be a continuous function, ठीक है. Now what this theorem is telling me कि अगर मैं x और y का inner product लेती हूँ which will be integration of these two continuous function from minus infinity to infinity, या मैं इनके coefficient का L2 norm ले लेती हूँ, both of them will be giving me the energy. Both of them will be giving me the same information which is the energy between these two signals. तो मुझे ये बताएं कि what अगर मैं आपको कहती हूँ कंप्यूट करने के लिए और दोनों चीज़ें आपको गिवन है, what would you think would be a better option to do, ये वाली साइड या ये वाली साइड, and why? क्योंकि चीज़ तो दोनों सेम दे रही हैं आपको जी. एनीवन अगर तो दोनों साइड्स पे वेक्टर्स है ना तो फिर तो चले खैर मसला नहीं है, लेकिन अगर एक साइड पे फंक्शंस हैं और दूसरी साइड पे वेक्टर्स हैं, सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि इसका जो है मैं इनर प्रोडक्ट लूँ विच इज इन
और मैं इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास कोफिशिएंट वेक्टर्स आ रहे हैं उनका L2 norm ले लूं, both of them will be giving me the same information. So if you are ask जी कोफिशिएंट्स का L2 norm देना ज्यादा बेहतर है आई थिंक। ओके क्यों? इजी टू कंप्यूट होगा। ओके जी बिल्कुल सही कि आपके पास बेसिकली देखिए कोफिशिएंट्स क्या है, नो मैटर आपके पास वेक्टर्स किस तरह डिफाइन है, कंटिन्यूस फंक्शन है, मे बी मेट्रिसेस की फॉर्म में है, स्केलर्स हैं, आपके पास जो मर्जी आपने वेक्टर्स को डिफाइन किया हुआ है, कोफिशिएंट्स विल ऑलवेज बी नंबर्स। तो इसका मतलब है कि जो कोफिशिएंट वेक्टर्स है, और इसीलिए यहाँ पे हमने L2 नॉर्म लिखा हुआ है बिकॉज ऑफ द रीजन कि हमें पता है कि कोफिशिएंट जो है जब हम उसको कंप्यूट कर रहे हैं तो वी आर ऑलवेज गेटिंग सम नंबर्स, तो उससे हमारे पास हमेशा वेक्टर्स बनेंगे एंड वेक्टर्स का L2 नॉर्म इज वेरी इजी टू कंप्यूट क्योंकि आपने एक को रो बनाया, एक को कॉलम बनाया एंड देन यू आर जस्ट मल्टीप्लाइंग देम एलिमेंट बाय एलिमेंट। ऑन द अदर हैंड ये जो चीज़ है अगर आपके पास जो है वो आप दूसरी साइड पर इनर प्रोडक्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं तो इन दैट केस इट कैन बिकम कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज ऑफ द रीजन कि इनर प्रोडक्ट जो है उसके अंदर आपके पास फॉर एग्जांपल हमने पीछे ही देखा है कि अगर सिंक फंक्शन है तो सिंक फंक्शन इज प्रिटी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन, यानी वो दो सिंक्स को मल्टीप्लाई करना इतना मुश्किल था कि हम फोरियर डोमेन में जाके जो है हमने वहां जाके प्रूव की है चीज़ें जो है बिकॉज ऑफ द रीजन कि हम अगर उसको लेते हैं और इंटीग्रेट करते हैं तो वी विल हैव टू यूज अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ signals in time domain. So in this case, Parseval theorem is actually easy. Parseval theorem is useful. लेकिन ये कि again उसके लिए जो है this is important कि मुझे ये अल्फा बीटास पता तो होना। अगर if I have only the information about x and y और अगर मेरे पास सिर्फ इंफॉर्मेशन जो है वो P1 P2 की ही मौजूद है, आई डोंट हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट अल्फाज एंड बीटास, तो फिर तो जाहिर सी बात है कि आई वुड हैव टू यूज दिस एक्स और वाई का जो है इनर प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला। लेकिन ये कि इफ़ यू हैव द कोफिशिएंट्स अवेलेबल तो इन ऑर्डर टू कंप्यूट द एनर्जी बिटवीन टू सिग्नल्स, या ये कि अगर मैं फ़र्ज़ करें ये कह देती हूँ कि x इज सेम इक्वल टू y, तो इसका मतलब है कि हम एनर्जी ऑफ द सिग्नल इट्सेल्फ अगर कंप्यूट करना चाह रहे हैं तो दैट इज़ ईजियर टू कंप्यूट इंस्टेड ऑफ डूइंग कि मैं x का x के साथ ही मतलब वो करूँ इंटीग्रेट करूँ x स्क्वायर को, इट इज़ ईजियर कि मैं इसके जो भी अल्फ़ा स्क्वायर है उसको कंप्यूट कर दूँ उसका L2 नॉर्म जो है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा। सो दिस इज़ एक्चुअली समथिंग जो कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है, द सेम थिंग कि अगर x और y जो है ऐसे बिलोंग करते हैं जिसमें इनर प्रोडक्ट इस तरह डिफाइन है and then we have L2 norm defined, then in that case हमारे पास Parseval theorem जो है this is actually saying this thing कि हमारे पास जो inner product on the सिग्नल साइड जो है या वेक्टर स्पेस की साइड पे जो है दैट इज द सेम एज L2 नॉर्म ऑफ द कोफिशिएंट वेक्टर्स, ठीक है। और इसको जो है यहाँ पे छोटा सा प्रूफ भी है विच इज़ नॉट एक्चुअली डिफ़िकल्ट टू प्रूव। अगर मैं इसको x और y को इस तरह से लिखती हूँ, x और y का इनर प्रोडक्ट अंडर S सिर्फ इसलिए लिखा हुआ है कि जो भी वेक्टर स्पेस है उसमें जो भी इनर प्रोडक्ट इन्वॉल्व डिफाइंड है हम उसमें ले रहे हैं, तो इसका मतलब है आई नो कि x कैन बी रिटर्न एज समेशन ऑफ, बिकॉज माई x इज एक्चुअली समेशन over k where k is going from let's suppose 1 to pm and some alpha k pk, ठीक है, because alphas are the coefficients and similarly इसको मैं k कर देती हूँ, m तक जाएगा नॉट pm तक जाएगा, ठीक है, दिस इज m। और इसी तरह से y जो है दिस इज अल्फा k pk और y जो है दिस विल बी इक्वल टू सम आई कैन राइट, यहाँ मैंने k लिखा हुआ है इसको मैं सम l कर सकती हूँ, l फ्रॉम 1 to m बीटा l pl, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ लिखने के बजाय लेट मी जस्ट गो बैक हियर, उसके बाद जो है व्हाट आई एम डूइंग इज दिस अल्फाज एंड बीटाज जो हैं दे आर एक्चुअली सिंपल स्केलर्स है ना, तो इसको जो है वो मैंने बाहर निकाल लिया है समेशन के साथ जो है वो अगेन इनर प्रोडक्ट का जो फॉर्मूलाज हैं उनको यूज़ करते हुए बाहर निकाला है, समेशंस को भी बाहर निकाल लिया है। एट द एंड मेरे पास जो इनसाइड द इनर प्रोडक्ट बच गया है दैट इज एक्चुअली पी के
इनर प्रोडक्ट विद पीजे बच गया है। एंड आई नो के बिकॉज ऑर्थोनॉर्मल बेसिस की हम बात कर रहे थे, तो पी के एंड पी जे वुड बी नॉन जीरो ओनली व्हेन के इक्वल टू जे, बिकॉज के इक्वल टू जे के केस में जो है वो जब ये दोनों सेम होंगे तो इस केस में ये 1 आ जाएगा, अदरवाइज बाकी तमाम ऑप्शंस के लिए तो ये 0 आ जाएगा। सो इन अदर वर्ड, और जब के इक्वल टू जे होगा तो उस वक्त भी इसकी वैल्यू 1 होगी। तो इसका मतलब है कि आई कैन जस्ट रिप्लेस दीज अल्फाज एंड बीटाज जो मैंने लिए थे, मैं के को जे से, ठीक है, दिस विल बी नॉन जीरो फॉर के इक्वल टू जे ओनली। सो अल्फा जे बीटा जे हो जाएगा मेरे पास, and this will become 1. So in other words I will be getting, वो जो दो समेशन थे ना वो एक समेशन में चेंज हो गया, बिकॉज इट विल एग्जिस्ट ओनली व्हेन के इक्वल टू जे के इक्वल आ जाता है। तो ये, और दिस इज समथिंग जो कि हमने ऊपर भी देखा था, बिकॉज दिस इज एक्चुअली इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ L2 norm of alpha and beta vector। ठीक है, अच्छा, लेट्स डू एन एग्जाम्पल ऑफ दिस पार्सेवल थ्योरम, जस्ट टू प्रूव कि जो चीज़ हम कह रहे हैं वो ठीक है। ओके, सो वी हैव these two functions. Let me okay, phi 1 और phi 2 जो है, अगर आप देखें इस पे थोड़ा सा गौर करें तो these are actually forming, these are orthonormal, ठीक है, बिकॉज ऑर्थोगनल तो ये हैं। वैसे ही मुझे नज़र आ रहा है कि अगर मैं इन दोनों को का इनर प्रोडक्ट लेती हूँ और उसके बाद तो वो इट वुड बी इक्वल टू 0। वाई वुड इट बी इक्वल टू 0, कौन बताएगा मुझे, अगर phi 1 और phi 2 में लेती हूँ? ऑर्थोगोनल नहीं, हाँ जी, बिकॉज वो हाँ जी, ओवरलैप है ही नहीं ना मेरे हमारे पास जो है, ठीक है ना, कि अगर हम तो बिकॉज ओवरलैप है ही नहीं तो इसका मतलब है कि ये तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। और मैं अगर इनका आपस में मतलब अपने साथ ही इनर प्रोडक्ट लेती हूँ, ठीक है, सो वी कैन एक्चुअली प्रूव दिस थिंग कि दिस विल कम आउट टू बी 1। phi 1 का phi 1 के साथ, ये phi 2 का phi 2 के साथ जो है दिस विल बी 1, बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये जो भी हमारे पास इसकी हमने स्केलिंग भी की हुई है। सो व्हाट वी आर सेइंग इज के these two are orthonormal set, and then because they are orthonormal so they can be forming they can be orthonormal basis for the set of vectors के जिनसे set of signals कह लें या vectors कह लें कि जो इनके linear combination से मिलके बन रहा होगा। Now what we want to do is we want to express this f1 of t as the linear combination of phi 1 and phi 2 t, विच मीन्स कि हम क्या करना चाहते हैं, हम C1 एंड, यानी अगर मैं इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिखना चाह रही हूँ तो इसका मतलब है कि आई वांट टू राइट phi 1 इक्वल टू f1 इक्वल टू C1 phi 1 t प्लस C2 phi 2 t। ठीक है, पहला काम जो हमने करना है वो ये कि वी वांट टू कंप्यूट C1 एंड C2 जस्ट लाइक बिफोर, हम ये पहले भी कर चुके हैं कि किस तरह हम कर सकते हैं। अभी हम करके भी खैर देखेंगे कि इस स्पेसिफिक केस में। और पार्सेवल थ्योरम के रेफरेंस से हमने क्या चीज़ प्रूव करनी है, हमने ये चीज़ प्रूव करनी है कि अगर मेरे पास ये फंक्शन f1 है एंड लेट्स सपोज कि आई हैव एन अदर फंक्शन विच इज़ f2, ठीक है, और मैं कह देती हूँ कि इसके जो कोफिशिएंट्स हैं दे आर एक्चुअली सम d1 phi 1 t प्लस d2 phi 2 t। तो what we will prove is कि अगर मैं f1t और f2t का इनर प्रोडक्ट लेती हूँ, it will be same as ये जो C1 वेक्टर है, लेट्स सपोज कि मेरा C वेक्टर जो है वो C1 C2 से मिलके बना हुआ है, यानी C1 C2 एंड D1 D2 का जो भी L2 नॉर्म है उसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, ये सारे के सारा करना जो है इट इज़ एक्चुअली टाइम कंज्यूमिंग, तो हम सब नहीं करेंगे, कुछ जो आंसर्स हैं वो मैं आपको बता दूंगी, बट ये जो पहला पार्ट है आई वांट यू टू डू योरसेल्फ, जस्ट मैं इसको छोटा भी नहीं करना चाहती क्योंकि आंसर भी मैंने लिखा हुआ है। सो व्हाट आई वांट इज
अब मुझे कौन बताएगा, कोई नई आवाज मुझे आनी चाहिए कि हाउ विल आई फाइंड C1। ओके, सो F1 ऑफ T जो है वो मेरे पास गिवन है, कुछ भी गिवन है, ये मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर जो है। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि हु विल टेल मी कि अगर मैं F1 ऑफ T को यहाँ पे एक फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना चाहूँ, ठीक है, ये तो एक वो नजर आ रहा है ना मुझे, प्लॉट है। इस प्लॉट को मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहूँ, हाउ शुड व्हाट शुड आई राइट हियर? कौन बताएगा? मुझे लगता है आज क्लास में मैम लोग ये होगा 0 से टू T/2 400√T होगा, फ्रॉम T/2 टू T 8/√T। ओके, सो इट विल बी 4/√T फ्रॉम T0 से T/2 तक, ठीक है, बिकॉज ऑफ द रीजन जिन लोगों को इतना ऑब्वियस नहीं है कि देखें T/2 तक ये मेरे पास पीस बाय कांस्टेंट फंक्शन है ना बेसिकली, तो यहाँ से 0 से T/2 तक जो है वो 4/√T है, एंड देन फ्रॉम T/2 से T तक दिस इज 8/T, and then I should write 0 otherwise also because ये बाकी तमाम लोकेशंस के लिए 0 है, ठीक है, for all other t's के लिए। अच्छा, अब I want to ask someone, let's okay जी, मॉज मुझे बताएंगे कि what if I want to write, I hope कि मॉज है यहाँ पे, ठीक है, C1 जी, मास है मास? ओके, आई गेस नॉट। ओके, अब्दुल्ला है? यस मैं इधर ही हूँ। जी, ठीक है, तो अब्दुल्ला आप मुझे बताएंगे कि व्हाट शुड बी द फॉर्मूला टू, आप हमें ये पता है कि phi1 और phi2 जो हैं दीज आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर C1? जी जी, मैं इनका इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो हाँ जाएगा जी, ना? इनर प्रोडक्ट किसका हो जाएगा? F1 का इनर प्रोडक्ट विद phi1, राइट? F2 यस मैम। ठीक है ना, और C2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा F1 का इनर प्रोडक्ट विद व्हाट? phi2 मैम। ठीक है, गुड, ओके, सो अब लेट्स कंप्यूट C1। C1 तो इसका अब क्या है, इनर प्रोडक्ट, और बिकॉज दीज आर कंटिन्यूस फंक्शन, हम बहुत बार बहुत दफ़ा ये कर चुके हैं कि इनर प्रोडक्ट अगर हमारे पास दो कंटिन्यूस फंक्शन है तो उसमें इनर प्रोडक्ट हम किस तरह डिफाइन करते हैं, इंटीग्रल पर डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है, और वी कैन सी कि हमारे पास जो है वो 0 से T तक ही है सारे के सारे फंक्शंस जो हैं, मतलब एक्चुअली वी कैन से कि ये जो भी हमारे पास फंक्शंस लिए गए हैं दे आर फ्रॉम अ सेट ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन जो कि 0 से T तक जा रहे थे, तो मैं यहाँ पे तो 0 से T लिख सकती हूँ, ठीक है। अच्छा, what will be अब phi1 जो है, और देखें अब इसका क्या मतलब है कि जब F1 को phi1 से मल्टीप्लाई करना है तो बेसिकली इनर प्रोडक्ट लेना है, तो इसका मतलब क्या है कि इट शुड बी इक्वल टू F1T phi1T dt। अब एक जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि इनका तो ओवरलैप T/2 तक है, क्योंकि T/2 से आगे जो है वो phi1 इज 0, सो इन अदर वर्ड्स व्हाट आई कैन डू इज कि मैं फर्दर जो है इसको इसके बजाय T के बजाय आई कैन हैव दिस एज T/2, ठीक है, तो अब T/2 तक है। अब मुझे बताया, बस जल्दी से ये बताइए कि अंदर क्या हो जाएगा, कौन बताएगा मुझे? मास आए हैं कि नहीं आए? आई गेस नॉट। अच्छा, हाउ अबाउट मुनीब? जी मुनीब, मुनीब हैं? ओके, अली, अली ऐसा नहीं है ना? अली हसन, हसन आई डोंट, नहीं है, ओके। तो अब मेरा ख्याल है रही 3 लोग गए हैं। आप ये 08 किसका रोल नंबर है? नाम नहीं आ रहा मेरे पास आपका। 08, ओके, आई गेस कि ये भी नहीं है। चलें फिर, अब मेरा ख्याल है फरहान और उस्मान आप में से कोई बता दें, व्हाट विल बी दैट? मैम वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगे। F1 ऑफ T जो है वो ठीक है ना, हाँ 400√T जी, टाइम्स 4/√T आ जाएगा,
और वो और अंडर रूट 2 और टी। ठीक है, अंडर रूट सॉरी ये टी है, अंडर रूट 2 बाय टी आ जाएगा एंड डी टी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बेसिकली मैंने कंप्यूट किया हुआ है, सो वी कैन एक्चुअली सी के ही हमारे पास, तो इसकी वैल्यू जो है वो 2√2 आ रही है, और C2 जो है उसको हम इसी तरह से कंप्यूट करते हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो 4√2 आ रही है। तो दिस इज एक्चुअली, इसको मैंने C0 वेक्टर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, जो कि F1 का सॉरी F1 के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका वेक्टर है। नेक्स्ट उसमें जो है अब वी हैव टेकन F2 ऑफ t, और F2 ऑफ t का अगेन इसको C प्राइम से मैंने जो है वो कंप्यूट किया हुआ है। नाउ व्हाट आई वुड, ये वाला ज़ाहिर है मैं अपलोड कर दूंगी आप लोगों की जो है वो स्लाइड्स, व्हाट आई वुड लाइक यू टू डू इज़ कि आपने ये चीज़ करके खुद से देखनी है, ठीक है, बिकॉज अगेन दिस इज़ नॉट समथिंग डिफिकल्ट, बिकॉज यानी एक साइड में आपने क्या कंप्यूट करना है, एक साइड में आपने कंप्यूट करना है 0 से t F1t F2t dt, ठीक है, और 0 से t तक हमें ये नज़र भी आ रहा है कि आपके पास जो ये बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, इट विल बी फ्रॉम 0 से t/2 तक हो जाएगा ओवरलैप डिफरेंट, एंड देन t/2 से t तक डिफरेंट ओवरलैप हो जाएगा। एक साइड पे आपने ये कंप्यूट करना है, और दूसरी साइड पर जो है वो हमारे पास ये C0 और C1 का इनर प्रोडक्ट कंप्यूट करना है, ठीक है। तो बोथ ऑफ दीज should be equal, or they will definitely be equal because of the reason कि Parseval theorem जो है that holds, we have actually just proved this thing। और इस केस में जो है अगेन देखें कि अगर आप अभी तो फिलहाल जो है वो हमने बात की है दो सिग्नल्स के दरमियान ना, लेकिन अगर आप if you want to compute the energy within in one signal, ठीक है, तो इस केस में जो है व्हाट वी कैन डू इज कि आपका जो है वो आप F1t को F1t के साथ ही मल्टीप्लाई करें या कॉन्जुगेट के साथ करें, या इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आर सेइंग नॉट मल्टीप्लाई सॉरी इनर प्रोडक्ट लें, या ये कि F1t स्क्वायर का इनर प्रोडक्ट ले लें, ठीक है, और तो वो उस केस में आपके पास एनर्जी आ जाएगी। या अगर आपके पास कोफिशिएंट्स हैं तो उसके कोफिशिएंट को उसी वेक्टर के साथ जो है वो L2 नॉर्म ले लें तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। या ये कि दिस कैन बी यूज टू फाइंड द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू सिग्नल्स आल्सो, ठीक है, कि ये वाली जो चीज़ें अगेन, एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप ये चीज़ पेपर पे करें इफ़ यू वांट। वैसे तो खैर पेपर पे करना भी बहुत आसान होगा बिकॉज बोथ ऑफ दिस आर वेरी ट्रिवियल, वो जो हैं सिग्नल्स हैं ये पीस वाइज लीनियर्स हैं जो हमारे पास, वो भी मौजूद है, बेसिस वेक्टर्स हैं, दे आर आल्सो वेरी इजी टू कंप्यूट जो प्रोडक्ट है आपका और उसको इंटीग्रेट करना। लेकिन ये कि यू कैन डू इट इन मैटलैब और एनी अदर थिंग आल्सो, बट द थिंग इज कि आई वुड एडवाइज कि जस्ट ट्राई टू प्रूव दिस थिंग इन ऑर्डर टू सी के हमारे पास पार्सेवल थ्योरम जो है इट कैन बी यूजफुल अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस कि अगर आपको कोफिशिएंट मौजूद है एंड यू वांट टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ द सिग्नल्स, एंड दिस कैन बी यूजफुल जब आप एरर डिफाइन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर फर्ज करें कि F1t जो है वो आपके पास एक्चुअल सिग्नल है, F2t इज इट्स अप्रोक्सीमेशन इन सम वेक्टर स्पेस, तो अगर आप उसके एरर्स डिफाइन कर रहे हैं तो यू कैन एक्चुअली टेक द डिफरेंस बिटवीन द coefficients in the vector space and subspace, and then you can try to find कि how much energy difference is there। Okay, नेक्स्ट जो है वी विल टॉक अबाउट इनर प्रोडक्ट। अच्छा, अब इनर प्रोडक्ट जो है वो तो हम बहुत शुरू से बात करते चले आ रहे हैं, सो दैट इज देयर इज नथिंग न्यू इन द केस ऑफ इनर प्रोडक्ट। लेकिन अभी जो है ना व्हाट, अब हमने अभी तक हमारे पास ना बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने इनर प्रोडक्ट के बारे में जो है वो कर चुके हैं। सो वट वी एक्चुअली वॉन्ट टू सी, हम इसको इनर प्रोडक्ट को रिविजिट किस लिए कर रहे हैं, बिकॉज वी एक्चुअली वॉन्ट टू फाइंड कि आपके पास how to compute error of best approximation in orthobasis। ठीक है, अब हम बेसिकली इसके बाद जो वी विल टॉक अबाउट ऑर्थोबेसिस मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि हमने ये देख लिया है कि अगर ऑर्थो बेसिस नहीं भी हैं तो हम उनको ऑर्थोगोनलाइज हमेशा कर सकते हैं, एंड वी हैव सीन कि अगर हमने एक दफ़ा ऑर्थोगोनलाइज
रिवाइज कर लिया है बेसिस वेक्टर्स को, तो उससे हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, द थिंग्स बिकम ईजियर टू सॉल्व, जो भी हमारे पास सिस्टम होता है. अब now this is actually something that we would like just to know. Again हम ये चीज़ जो है वो already भी करते रहे हैं, but what we want to see is कि again let me make the same figure. और ये जो मैं वेक्टर बनाती हूँ मोस्टली ये ज़ीरो से नहीं गुजर रहा होता, मगर इसको ज़ीरो से गुजरना चाहिए. ओके, एंड देन यहाँ पे जो है वो 2 डायमेंशन 1 डायमेंशन नज़र आ रहा है. लेकिन लेट्स सपोज कि मेरे पास जो है वो मेरे पास S इज़ अ वेक्टर स्पेस, और इस वेक्टर स्पेस के जो बेसिस वेक्टर्स हैं दे आर इनफाइनाइट बेसिस वेक्टर. ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि लेट्स सपोज कि वही बात है कि वी आर टॉकिंग अबाउट फोरियर सीरीज, ठीक है, या फोरियर ट्रांसफॉर्म. फोरियर सीरीज में तो फिर भी इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन ये कि एक कंडीशन होती है कि हार्मोनिकली जो है वो रिलेटेड होने चाहिए, कि आपके पास एक बेसिक जो है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है जिसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और बाकी उसके पीरियोडिक जो उसके मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज आ रही होती हैं. ठीक है, लेकिन ये कि लेट्स सपोज कि हमारे पास वी आर टॉकिंग अबाउट एनी सेट ऑफ एनी वेक्टर स्पेस के जिसमें इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है, या जो बेसिस वेक्टर हैं दे आर इनफाइनाइट बेसिस वेक्टर, एंड वी लेट्स सपोज कि दे आर ऑर्थो बेसिस. ठीक है, ऑर्थो बेसिस फॉर S. अब क्योंकि एंड देन आई हैव सम x विच बिलोंग्स टू S, ये मेरे पास एक वेक्टर है. अब ये ऑर्थो बेसिस है, तो इसका मतलब क्या है कि आई कैन एक्चुअली राइट x एज summation k from 1 to infinity sum ck and pk. अब इसमें तो खैर ऐसा फॉर्मूले में तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इनफाइनाइट डायमेंशनल है, तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ फॉर्मूला ही हो सकता है. आई डोंट हैव एनी वे ऑफ हैविंग एडिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, कि आपके पास जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोफिशिएंट वेक्टर हो. सो इसके लिए हम क्या कर रहे होते हैं, वी एक्चुअली टॉक अबाउट सम वेक्टर स्पेस, सब स्पेस. ठीक है, एंड लेट्स सपोज के अब मेरे पास एक वेक्टर स्पेस है, सब स्पेस है T विच इज सब स्पेस ऑफ S, और T जो है बेसिकली इसके स्पैन में अगेन आई हैव दीज PKs, बट दे आर फ्रॉम 1 to some फाइनाइट नंबर. लेट्स सपोज कि मैंने इसके जो है वो पहले 10 जो है वो सिर्फ इसमें उठा लिए. तो इसका क्या मतलब है कि अब जब मैं सब स्पेस की बात करती हूँ, एक्चुअल में तो मेरे पास ये वेक्टर आना चाहिए था, लेकिन जब सब स्पेस की हम बात करते हैं तो मेरे पास x हैट आ जाएगा, एंड x हैट इज इक्वल टू 1 to 10 अगेन ck pk. ठीक है, now what will be the error vector? Error vector is actually equal to x minus x hat. तो अगर मैं इसको समेशन की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू k फ्रॉम 1 to infinity, सेम थिंग है, और माइनस k फ्रॉम 1 to 10. तो इसका मतलब है कि एरर वेक्टर में मेरे पास कौन सी टर्म्स आ गई हैं, ऑल द टर्म्स which are not included in this x hat. ठीक है, या in other words, okay let me go back to this slide, कि अब मेरे पास क्या है कि so this is actually what we have been talking about, कि अगर मेरे पास जो है वो इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, इसका मतलब है कि उसके बेसिस वेक्टर में जो इनफाइनाइट है इसका, तो x कैन बी रिटर्न एज फ्रॉम 1 to infinity की फॉर्म में जो है. ठीक है, लेकिन ऑन द अदर, सो x जो है वो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ ना कि ck pk एंड देन ck बिकॉज दे आर ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, तो इसका मतलब है कि आई कैन राइट ck एज x इनर प्रोडक्ट विद bk. ठीक है, तो अब ये 1 से इन्फिनिटी तक जा रहा है, लेकिन अगर मैं x हैट ले रही हूँ तो दिस इज गोइंग फ्रॉम 1 to 10, एंड जो एरर डिफाइन हो रहा है दिस इज बिकॉज ऑफ ऑल द टर्म्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन this
specific vector space, sorry, in this specific summation, जो 1 से 10 के अलावा जो भी यानी 11 से जो भी summation start हो रही है, this is actually introducing the error, and this is actually called the approximation error, because what we are doing is we are actually truncating the actual formula, यानी जो हमारे पास पूरी की पूरी चीज़ थी, हम उसको जो है वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, ट्रंकेट करके जो है वी आर टेकिंग इट टू जस्ट 10 टर्म्स, और इसकी वजह से जो है जो यानी आप ये कह रहे हैं कि जो भी टेल था, अगर हमारे पास जो भी, अगर हम ये कहते हैं कि P1 से लेकर P इंफिनिटी तक वी हैड द P इंफिनिटी तक जो है वो हमारे पास सारे बेसिस वेक्टर थे, तो जो टेल वाले बेसिस वेक्टर थे 11 से लेकर जो इंफिनिटी तक के बेसिस वेक्टर्स हैं, इनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो हमने ख़त्म कर दी है, या इन अदर वर्ड्स दैट कंट्रीब्यूशन इज एक्चुअली इंट्रोड्यूसिंग द एरर इन दिस केस। अच्छा, यहाँ पर बेसिकली ये वाला जो प्रूफ है, I will not talk about this thing. ये this is actually just the proof which is showing कि हमारे पास जो है वो अगर हम Parseval's theorem use कर रहे होते तो इसको हम किस तरह से दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। I will not be doing this proof, लेकिन ये थोड़ा सा ना नीचे से कटा हुआ भी है, but let me actually go to the next slide, और यहाँ पर जो है ना ये हमें रिजल्ट नज़र आ रहा है कि जब हमारे पास ओके, सो जो प्रूव हमने पीछे किया है, जो कि हमें बेसिकली नज़र नहीं आ रहा है, वो ये कि अगर मेरे पास ये x माइनस एक्स हैट मगर मैं वेक्टर ले रही हूँ, ठीक है, और इसका जो है वो मैं अंडर इनर प्रोडक्ट करना चाहती हूँ, या इन अदर वर्ड्स इसका क्या मतलब है कि मैं इस जो एरर वेक्टर है इसका इसके साथ अगर इनर प्रोडक्ट लेती हूँ, तो ड्यू टू पार्सेवल थ्योरम्स दिस एक्चुअली will come out to be equal to k greater than n, या अगर पिछले वाले केस की हम बात करते हैं k greater than 10, क्योंकि वहाँ पे हमने 10 तक लिए हुए थे ना, जो टर्म्स थी जो कि हमारे एक्चुअल में शामिल थी, अल्फा k स्क्वायर, यानी जो हमारे पास वेक्टर्स आ रहा है, कोफिशिएंट वेक्टर्स आ रहा है, उन कोफिशिएंट वेक्टर को स्क्वायर कर लें, और जो कोफिशिएंट वेक्टर इंक्लूडेड नहीं हैं उन टर्म्स में जिससे हमने अप्रोक्सीमेट किया है, तो इट विल बी गिविंग अस द नॉर्म स्क्वायर ऑफ द एरर। या तो हम ये करें, या ये कि वेक्टर इटसेल्फ के साथ जो है जो भी डिफरेंस आ रहा है, ये जो एरर आ रहा है उसका इसके साथ जो इनर प्रोडक्ट ले लें, ठीक है। सो व्हाट वी एक्चुअली कंक्लूड फ्रॉम हियर इज कि हमने जब गुड अप्रोक्सीमेशन करनी होती है एक्चुअली। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप लोगों को मैंने SVD वाली का होमवर्क दिया है अभी तक कि नहीं दिया? सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन का नहीं दिया है, राइट? नहीं दिया है, ओके, मेरा ख्याल है मैं इस वीक में आपको दे दूंगी, आई टोटली फॉरवर्ड। ओके, सो बिकॉज वो अगर आपने सिंगुलर वैल्यू का किया होता ना तो ये वाली चीज़ जो है वो शायद आपको ज़्यादा क्लियर होती है, बट इन एनी केस वो आप कर लेंगे, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट होमवर्क, इट्स बल्कि इंटरेस्टिंग सा होमवर्क है। अच्छा, तो इसमें जो है वो बेसिकली तो हम क्या कह रहे हैं कि इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास जो है हम ऑर्थो बेसिस में वी वांट टू फाइंड द एरर फॉर द एन टर्म अप्रोक्सीमेशन, यानी जिसको हमने पीछे जो लिखा हुआ था 10 टर्म्स अप्रोक्सीमेशन हमने किया हुआ था, तो इन दैट केस व्हाट वी कैन एक्चुअली डू इज कि हम क्या करेंगे कि वी कैन कंप्यूट अल्फाज विच आर द कोफिशिएंट्स, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि हम वहाँ से जो है वो एरर को कंप्यूट कर सकते हैं। तो सिर्फ हमने क्या किया है, कोफिशिएंट्स कंप्यूट किए हैं फॉर ऑल केस, एंड देन जो आपने अप्रोक्सीमेशन ली है उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, उन कोफिशिएंट्स को ट्रंकेट कर रहे हैं, यानी उनमें से सिर्फ n जो है कोफिशिएंट्स उनको हम रख रहे हैं, और उसके बाद एरर किस तरह हम डिफाइन कर रहे हैं, एरर इज एक्चुअली इक्वल टू दीज थिंग्स, ठीक है। लेकिन ये कि जब हम अगर एरर जो है कोफिशिएंट की टर्म में लेना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि जो कोफिशिएंट्स हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोफिशिएंट जो है दे आर फ्रॉम अल्फा 1 टिल अल्फा इन्फिनिटी, ठीक है, और मैं इसका इनर प्रोडक्ट इसके साथ ही लूंगी, लेकिन अल्फा 1 के बजाय आई विल स्टार्ट विद अल्फा n+1, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि जो अल्फा 1 से लेकर अल्फा n तक है वो मेरे पास उसमें इंक्लूडेड हो गया, जो कि x हैट की मैंने अप्रोक्सीमेशन यूज़ की हुई है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग अगेन, और मैं SVD की एक्चुअली बात इसलिए कर रही थी, लेट मी जस्ट टेल यू कि SVD की जो एग्जाम्पल वो आज ही मैं अपलोड कर दूंगी, वो वाले जो आपकी असाइनमेंट है, लेकिन उसमें बेसिकली दिस
is something that we do a lot, not only in SVD. SVD is singular value decomposition, जिसको हम again डिटेल में पढ़ेंगे भी. कल हम जो है वो लीनियर इनवर्स प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, उसमें हम आगे जाके जो SVD तक जाएंगे. लेकिन बेसिकली ये जो हमने चीज़ यहाँ पे देखी है, we use it a lot in order to reduce the noise also, and in order to do low dimensional approximation also. For example, हमारे पास let's suppose कि अगर आपके पास जो है वो एक कोई किसी भी पिक्चर मौजूद है, ठीक है, और जिसके पिक्चर की जो सिंपल साइज है आपके पास 256 by 256 का साइज मौजूद है, ठीक है. देन इन दैट केस व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग इज कि अगर मैं इसको पिक्सल बाय पिक्सल इंफॉर्मेशन सारी की सारी कहीं स्टोर करना चाहती हूँ, तो इसका मतलब है कि मुझे 256 by 256 लोकेशंस की ज़रूरत है. एंड इफ़ इट इज़ अ कलर पिक्चर, तो इसका मतलब है कि हर लोकेशन के लिए मुझे 3 बाइट्स की ज़रूरत है, बिकॉज ऑफ द रीज़न के कलर में जो है वो RGB तीनों इन्फॉर्मेशन जो है वो मुझे रखनी पड़ती है. लेकिन अब हमारे पास क्या हो सकता है कि जिस तरह सिंगुलर वैल्यूज डिकम्पोजिशन है, वी विल टॉक अबाउट दैट थिंग, कि हम उसमें जो है हम क्या कर रहे होते हैं कि समहाउ हम इसके आप ये कह लें कि इसके फीचर्स निकाल रहे होते हैं, ठीक है, कि हम इसके इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, एंड देन वी रिकंस्ट्रक्ट इट फ्रॉम दोज फीचर्स. लेकिन हम रिकंस्ट्रक्शन कैसे कर रहे होते हैं, यानी हम एक तो ये कि फीचर्स निकाल रहे होते हैं, और हम ये पूरी का पूरा जो इमेज है उसको स्टोर करने के बजाय उन फीचर्स को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है. सबसे पहला जो होता है, अब क्या हो जाता है कि अब आप आगे जाके देखेंगे कि अगर तो आप फीचर्स को ऐसा चीज स्टोर कर रहे हैं तो तब तो मेमोरी में कोई खास इतना फर्क नहीं पड़ रहा होता. लेकिन फीचर्स में जो है वो उसको कन्वर्ट करने के बाद वी फाइंड के जो फीचर्स हैं उसमें से कुछ फीचर्स हैं विच आर नॉट इम्पॉर्टेंट. जिस तरह फॉर एग्जांपल, अगर अभी जो एग्जांपल की हमने बात की है कि लेट्स सपोज कि मेरे पास फीचर जो है वो 1 से लेकर 100 तक कोई फीचर्स आए हुए थे, लेकिन व्हाट आई रियलाइज इज कि जी 10 के बाद जो फीचर्स है ना उनमें तो मोस्टली नॉइज ही मौजूद है. तो व्हाट आई कैन डू इज कि मैं सिर्फ 10 फीचर्स की इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर कर सकती हूँ, एंड देन आई कैन काइंड ऑफ डू द इनवर्स SVD या इनवर्स ट्रांसफॉर्म जो हम कहते हैं, और वो करके मैं सिर्फ 10 टर्म्स जो है उनसे रिकंस्ट्रक्ट कर सकती हूँ. तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे पास आसानी है वो क्या है कि ये अगर एक तस्वीर है तो उसका इंफॉर्मेशन जो है, मुझे अगर 100 के बारे में इंफॉर्मेशन रखनी थी तो अब मैं सिर्फ 10 की इंफॉर्मेशन जो है वो रख रही हूँ, ठीक है. इट विल डेफिनेटली इंट्रोड्यूस एरर, बट द थिंग इज कि वी हैव सीन कि एरर जो है इट विल डिपेंड अपॉन कि आपने जो रिकंस्ट्रक्शन की है वो कितनी टर्म्स है. फॉर एग्जांपल, हमने जो समेशन लिया था फ्रॉम 1 to 10, आई कैन टेक इट फ्रॉम 1 to 5, आई कैन टेक इट फ्रॉम 1 to 90. तो डेफिनेटली अगर मैं 1 to 90 ले रही हूँ तो इसका मतलब है कि सिर्फ आखिरी की जो 10 मेरे पास वैल्यूज थी उनकी वजह से जो है वो एरर आ रहा है. ऑन दी अदर हैंड अगर मैं ये ले रही हूँ तो इसका मतलब है कि 95 की वजह से आ रहा है, ये ले रही हूँ तो इसका मतलब है कि 90 की वजह से आ रहा है. नॉट डिपेंडिंग अपॉन कि हम वही मीन स्क्वायर एरर कंप्यूट करते जाएं, एंड देन वी कैन सी कि कहाँ पर आकर जो है वो इट अप्रॉक्सीमेशन इज अ गुड अप्रॉक्सीमेशन, विच मीन्स के एरर होने के बावजूद जो है वो चीज़ हमें सही से रिकंस्ट्रक्ट होकर मिल रही है. एंड वी विल अगेन टॉक अबाउट दिस थिंग ऑल्सो कि समटाइम्स जो आपके पास जब आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं फ्रॉम दिस पिक्सल डोमेन से सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन के डोमेन में, एंड दैट इज़ नॉट द ओनली डोमेन. प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस करते हैं हम, इसके अलावा जो है लीनियर के अलावा नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्म्स कर रहे होते हैं. ट्रांसफॉर्म का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि टाइम से फ्रीक्वेंसी में जा रहे हैं. ट्रांसफॉर्म इज़ एक्चुअली, मैं जो ट्रांसफॉर्म का वर्ड यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ कि आपके पास एक, जिस तरह देखें ना, ये तो स्पेस है, ये जो पिक्चर की अगर हम बात करें तो ये टाइम इंफॉर्मेशन नहीं है, स्पेस की इंफॉर्मेशन है, लेकिन मैं पिक्सल डोमेन से फीचर डोमेन में जा रही हूँ, ठीक है. अब वो फीचर किस तरह डिफाइन हुआ है डिपेंडिंग अपॉन के मैंने इस बीच में जो ट्रांसफॉर्म थी वो यूज कौन सी की हुई है. बट द पॉइंट इज कि जब मैं फीचर इस पिक्सल डोमेन से फीचर डोमेन में जा रही हूँ तो आई एम टेकिंग द फीचर इन सच अ वे कि मुझे पता है कि मेरे जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो यहाँ होंगे, जो अनइम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं वो कहीं और होंगे, एंड आई कैन जस्ट काइंड ऑफ इग्नोर दोज अनइम्पॉर्टेंट फीचर्स, एंड आई कैन एक्चुअली इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ माई इमेज ऑल्सो, एंड आई कैन सेव द स्पेस ऑल्सो, एंड सो फोर्थ. हम बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं. और इसको अगर आपको ज़ाहिर है SVD का भी आइडिया नहीं है तो आप उससे रिलेट नहीं कर सकते, लेकिन इसको आप इवन फोरियर डोमेन से भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज कि ये तस्वीर है और आप इस तस्वीर को फोरियर ट्रांसफॉर्म इसका ले लेते हैं,
एंड देन फोरियर ट्रांसफॉर्म के बाद जो है आपको लेट्स सपोज के आप फोरियर ट्रांसफॉर्म आप लेंगे तो क्या हो जाएगा आपको अगर आप 2D में ही उसको डिस्प्ले करते हैं ना, आई एम नॉट श्योर कि आप में से किसी ने कभी किसी पिक्चर का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेने की कोशिश की है कि नहीं, लेकिन जब आप लेंगे ना तो यू विल सी के आपको डार्क और लाइट स्पॉट से नजर आएंगे विच विल बी रिप्रेजेंटिंग फ्रीक्वेंसी के हाई फ्रीक्वेंसीज हैं या लो फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है। अब सपोज करें कि ये एक तस्वीर है जिसमें आपको ये पता है कि हाई फ्रीक्वेंसीज के जो सिग्नल हैं वो नॉइस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो व्हाट यू कैन डू इज कि जब आपके पास वो फोरियर ट्रांसफॉर्म आ रहा होगा, आपको फ्रीक्वेंसीज पता है, यू कैन यूज एक्चुअली सम काइंड ऑफ फिल्टर कि आपको एक फ्रीक्वेंसीज जो भी आपको पता है कि हाई फ्रीक्वेंसीज हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप वो फिल्टर लगा के एंड दोबारा इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म कर लें। तो जब आपने फिल्टर लगा दिया तो इसका मतलब है कि जो फ्रीक्वेंसी वाज नॉट नीडेड उसको आपने रिमूव कर दिया है। और इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का क्या मतलब है कि नाउ यू हैव अ बेटर वर्जन ऑफ द सेम इमेज। सो द थिंग इज कि इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो भी यानी आप किसी भी डोमेन में जा रहे हैं वहाँ से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को रख रहे हैं और बाकी अनइम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को जो है वो लूज कर रहे हैं। दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग कि हम ये कह रहे हैं कि जी हमारा एक वेक्टर स्पेस है, उधर से हम उसके सब स्पेस पे जा रहे हैं। जब हम सब स्पेस में जा रहे हैं तो इसका मतलब है हम एरर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मगर दैट एरर कैन बी यूजफुल आल्सो इन मैनी वेज, और वो हम बाद में पढ़ेंगे। ओके लेट्स स्टॉप हियर क्योंकि टाइम हो गया।